गांधीयन विजन ऑफ फ्रीडम एंड गांधीयन विजन ऑफ इंडिया, इसके अलावा सावरकराइट और अम्बेडकराइट विजन्स ऑफ इंडिया थी। सावरकर चाहते क्या थे असल में? उनके आइडियाज क्या नेशन बिल्डिंग के लिए थे? सावरकर की जीवनी एक हिंदुत्व की साधना के रूप में दिखती है। मैं सावरकर की जिंदगी को एक हिंदुत्व की छाप की तरह मानता हूँ और हिंदुत्व को एक बहुत नया आइडिया मानता हूँ। सावरकर का मोक्ष जो है भारत माता की स्वतंत्रता और हिंदुत्व की सक्सेस में था। जहाँ जहाँ हिंदुइज्म खत्म होता है इंडिया में, वहाँ आपस शुरू हो जाता है। कहीं आप नॉर्थ ईस्ट में देखिए, जम्मू कश्मीर में देखिए। He says in one of his writings कि people say कि I am Indian first, कन्नडिगा second, Indian first, तमिल second. He says कि ये सब बकवास है। आपने सुना होगा कि we are Indian first and Indian last, ये अम्बेडकर ने बोला था। इसका मीनिंग क्या है? अम्बेडकर is a champion of monumental nationalism. Monumental nationalism का मतलब है कि नेशन की कैटेगरी जो है ना, उसके सामने बाकी सब compete कर ही नहीं सकते। ऐसा नहीं कि compete किया और वो second आ रहे हैं, no. कि if anybody stands for a strong, independent, sovereign India, they are already Savarkarite in essence, and if they stand for a conscientious, thoughtful society, they are already Ambedkarite in essence. लेकिन सावरकर जो आज आदर्श हैं, जो इनका आज प्रभुत्व है, जिनके आइडियाज का, वो उस समय क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पाए? नमस्ते प्रियंक भाई, कैसे हो आप? नमस्ते रियन भाई, बहुत बढ़िया हैं। तो हमारा ये जो डिस्कशन होने वाला है, इसका बहुत सारा हमने ऑफलाइन डिस्कशन किया है और बहुत महीनों से हमारा डिस्कशन चल रहा है। अभी सावरकर के ऊपर बहुत बातें हो रही हैं, मूवी भी आ रही है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो भी डिस्कशन हो रहे हैं सावरकर के ऊपर, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं जो पास्ट है उसके बारे में हो रही है। जो आज की जो सावरकर की करंट यूटिलिटी है और उनका इंटरप्रिटेशन क्या है, वो हमारे लिए यूज़फुल क्यों है सावरकर। और मैं आपसे खासकर इसलिए भी बात करना चाहता था क्योंकि आपका जो काम है, जो आप कर रहे हो सावरकर अम्बेडकर स्टडी सर्कल के थ्रू, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और इन दोनों पर्सनैलिटीज़ को समझने के लिए क्योंकि ये हमारे देश के लिए भी, जो दिशा में हम जा रहे हैं, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है दोनों ही पर्सनैलिटीज़ को समझना। तो आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो इन दोनों पर्सनैलिटीज़ के ऊपर करेंगे। इनका जो समन्वय है, इनके जो विचारों का समन्वय है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो ये बताइए कि जो आपका स्टडी सर्कल का जो काम है, वो उसका क्या जेनेसिस है, उसका क्या पर्पस क्या है उसका? एक्चुअली ये स्टडी सर्कल एज ए इंस्टीट्यूशन शुरू किया था JNU में, बट इसका जेनेसिस रेदर दैन इंस्टीट्यूशनल, इसका जेनेसिस फ़िलोसॉफ़िकल है। कुछ मतलब मैंने कुछ पढ़ा, समझा, कुछ सोचा, उससे इसका जेनेसिस आता है। उसके लिए आपको सावरकर अम्बेडकर के बारे में, उनका जो व्यक्तित्व है, उसके पहले उनकी जो पृष्ठभूमि है उसमें जाना पड़ेगा। इसका मेरा एक्चुअल जो थॉट शुरू हुआ था वो हुआ था कि जो हमारी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल रही है, पूरा वो जो इतिहास है 100-200 साल का, उसको समझने से शुरू हुआ था। मुझे ऐसा लगा कि जो हमारी समझ अभी बन गई है स्वतंत्रता आंदोलन की, वो बहुत ठहरी हुई सी है। हम उसको बहुत एक छोटे रूप में देखते हैं कि अंग्रेज़ आए, फिर भारतीय लोगों ने उनके खिलाफ़ विद्रोह किया और फिर स्वतंत्रता मिल गई। मुझे लगता है कि स्वतंत्रता आंदोलन जो है हमारे लिए इससे बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ थी। तो अभी हमारा ऐसा मानना मोस्टली रहता है कि स्वतंत्रता आंदोलन में एक गांधी जी का जो पर्सनैलिटी है, वो बहुत एक उसका वर्चस्व है। बट अगर हम आज के रेलेवेंस के हिसाब से देखें तो हम एक चीज़ देख सकते हैं कि गांधी के अलावा वहाँ पे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में और कुछ ऐसे व्यक्तित्व थे जो उभर के पूरा सामने नहीं आ पाए, मतलब पैराडिग्मेटिक पर्सनैलिटी नहीं बन पाए स्वतंत्रता आंदोलन की। उसमें सबसे बड़े जो उभर के आते हैं वो सावरकर और अम्बेडकर हैं, क्योंकि गांधीयन विजन ऑफ फ्रीडम एंड गांधीयन विजन ऑफ इंडिया, इसके अलावा सावरकराइट और अम्बेडकराइट विजन्स ऑफ इंडिया थी। इनकी रेलिवेंस का सबसे बड़ा प्रमाण ये है आज कि गांधी की पॉलिटिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो हमें कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में नहीं दिखते हैं, जबकि फ्रीडम मूवमेंट में वो छाए हुए थे। जैसे कुछ एग्जांपल्स? गांधी का आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस है, गांधी का आइडिया ऑफ विलेज इकोनॉमी, ग्राम स्वराज, ये सारी चीज़ें जो हैं, ऐसा नहीं कि वो हमारे मतलब कॉन्शियसनेस में नहीं है, बट वो हमारी प्रोमिनेंट नहीं है और हमारी पॉलिटिक्स के पोल नहीं है। वो हमारे पॉलिटिक्स को नहीं, वो मतलब इंडिया को इस समय आगे बढ़ाने के लिए वो नहीं है मतलब इम्पॉर्टेंट। अभी हम मतलब एकदम रियलिस्टिक तरीके से देखें तो हमारी पॉलिटिक्स में आपको दो एक युग पुरुष तरह के लोग मिलते हैं। उनमें से एक सावरकर हैं। सावरकर की प्रोमिनेंस का सबसे बड़ा प्रमाण है बीजेपी का, भाजपा का भारत की राजनीति में प्रभुत्व। और अम्बेडकर की सोच का प्रमाण है
कि लगभग सारी जो इंडियन पॉलिटिक्स की विजन्स हैं, चाहे वो लेफ़्ट हो, राइट हो, सेंटर हो, कैसा भी हो, वो सब अंबेडकर में इंटरेस्ट लेती हैं और अंबेडकर को कहीं ना कहीं अपने जो भी उनका पैंथियन है उसके अंदर मिलाती हैं। तो ये प्रमाण इस बात का है कि हो सकता है कि उस समय ये दोनों लोग भुला दिए गए हों या फिर प्रोमिनेंटली विजिबल ना रहे हों गांधी और नेहरू के काल में, बट इनको भारत का जो मतलब एक अंतर मनस है, मतलब जो अंदर का एक साइक है, वो भुला नहीं पाया। और जो भी क्वेश्चंस वो एड्रेस करना चाह रहे थे वो क्योंकि वो बने रहे एक रेलिवेंट बने रहे इंडिया के लिए, तो ये दोनों उभर के सामने आए हैं और बहुत स्ट्रांगली उभर के सामने आए हैं। तो अभी की जो कंटेम्प्रेरी इंडियन पॉलिटिक्स है, वी कैन से कॉन्फिडेंटली कि वो एक सावरकर वाला पोल और अंबेडकर वाला पोल, इनके इर्द गिर्द ही घूमती है। आप इसको देख सकते हैं कि अभी जो मैनिफेस्टो वगैरह आ रहे हैं पार्टियों के, उसमें भाजपा का मैनिफेस्टो होगा, उसमें अभी तक जो भी उनके पॉइंट्स थे या फिर आगे भी रहेंगे, उसमें सावरकर का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होगा। सावरकर का इन्फ्लुएंस मतलब हिंदुत्व के एकदम ओरिजिन पे भी है, तो भाजपा से सावरकर को पूरी तरह अलग नहीं किया जा सकता, ऑल्दो भाजपा की आइडियोलॉजी इवॉल्व भी हुई है। उसके अलावा जो पूरा सामाजिक न्याय का जो संकल्पना है, ये पूरा जो वोकेबलरी है, ये इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया में अम्बेडकर के द्वारा। और अभी परसों कांग्रेस का कल या परसों कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है, उसमें मुझे नहीं लगता कि वो अम्बेडकराइट है, बट वो उस तरह की वोकेबलरी इन्होंने यूज़ करने की कोशिश की है। तो इससे हम देखते हैं कि भारत के जो भी राजनीतिक परिदृश्य है उसमें ये दो लोग सबसे ज़्यादा रेलिवेंट हैं। बट इन दोनों को समझने के लिए सिर्फ हम पॉलिटिक्स नहीं देख सकते हैं, इन दोनों का और दूसरा भी इतिहास है। उसमें अगर हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें, जो मेरा मानना है उसमें ये है कि हम लोगों को इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को ऐसा नहीं देखना चाहिए कि वो एक समय पे समाप्त हो गया, कि 1947 में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एंडेड। हो सकता है 1947 में हमें फ्रीडम मिल गई हो, बट एक जो फ्रीडम स्ट्रगल के साथ हमारा एक नेशन बिल्डिंग का आयाम शुरू हुआ था, वो अभी भी चल रहा है। हमें ऐसा मानना चाहिए कि हम फ्रीडम स्ट्रगल की संतान हैं और हम फ्रीडम स्ट्रगल से दूर नहीं हैं। जो भी हमारे आइडियाज़ हैं कि 100 साल हो जाएंगे 1947 को, 2047 में हम कैसे होंगे, उसकी सारी जो हमारे मतलब आइडियाज़ हैं, कहीं ना कहीं वो फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़े हुए हैं। तो हमें कभी भी अपने आप को जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसकी इनहेरिटेंस और लेगेसी से अलग नहीं करना चाहिए। हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि जो एक 1947 एक जो मतलब फ्रीडम का टाइम आया तो उससे हम मतलब कुछ नया हो गया है। बहुत सारी चीज़ों में हम जो पुराना शुरू हुआ था कॉलोनियल टाइम्स में, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, उसकी लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा फ्रीडम स्ट्रगल को देख सकते हैं इस तरीके से कि ये ब्रिटिश लोग आए हमारे यहाँ, उन्होंने हमारे यहाँ अपनी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सोवरेनिटी कायम की। ऐसा कह सकते हैं कि हमारे गले पे उनका मतलब जूता रखा हुआ था उस समय। बट इसको ऐसा मानना चाहिए कि ये एक बीमारी थी। हर एक बीमारी के उसके संशोधन के लिए शरीर में इम्यूनिटी पैदा होती है। तो वो इम्यूनिटी क्या पैदा हुई इंडिया में, एक नया कॉन्शियसनेस क्रिएट हुआ, नेशनल कॉन्शियसनेस, रिलीजियस कॉन्शियसनेस। ये जो एक यूनाइटेड नेशनल रिलीजियस कॉन्शियसनेस था, इसने भारत के बारे में काफ़ी नए विचार प्रस्तुत किए। इसको मैं मानता हूँ कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हैज़ बिक्वीद टू अस, हमें मतलब उसने दिए हैं कुछ ग्रेट इंट्यूशंस, सोसाइटी के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, नेशन के बारे में कुछ ग्रेट इंट्यूशंस मिले हैं हमें। तो उनको हमें आगे लेके चलना चाहिए। कौन से ग्रेट इंट्यूशंस हैं ये? ये ग्रेट इंट्यूशंस के बारे में बात करने के लिए हम सावरकर और अम्बेडकर की अलग अलग से बात कर सकते हैं। अच्छा, वही दो धाराएं जो हैं, वो दो मेन धाराएं हैं जो एक बहुत बड़ी महान इंट्यूशंस हमें देखे गए हैं। इसके अलावा एक चीज़ हमें दिखती है, जो मैं बोल रहा हूँ ना कि हम फ्रीडम स्ट्रगल की संतान हैं। इसका एक रीज़न और है कि जो अभी आप देखिए चारों तरफ हमारा जो डिस्कोर्स है, उसमें ऐसा हो सकता है हमेशा से प्रत्यक्ष रूप से ना दिखे, बट सबसे बड़ी एंग्जाइटीज़ जो हमारी हैं आज के समय में, वो नेशन और सोसाइटी को लेके हैं कि हमारे देश की, नेशन की, राष्ट्र की परिकल्पना कैसी हो और हमारे समाज की परिकल्पना कैसी हो। क्योंकि कहीं ना कहीं हम जानते हैं अंदर से कि हमारा जो ये फॉर्म है नेशन का और सोसाइटी का, ये पूर्ण रूपेण अभी स्थापित नहीं हुआ है, इसमें बहुत काम करना बाकी है। और वो जो इनकम्प्लीटनेस है वो हमारी एंग्जाइटी के रूप में प्रकट होती है। अभी आप देखिए जैसे सीए है, सीए के बारे में बहुत सारी तरीके की बात हो रही हैं, बट सीए क्या इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सीए फंडामेंटल लेवल पे जो नेशन का आइडिया, नेशन का जो लीगल आइडिया है या नेशन का जो आइडेंटिटी का आइडिया है, नेशन का जो सिटीजनशिप का आइडिया है,
वहाँ उसको चेंज करने की कोशिश करता है, उसमें कुछ नया इंट्रोड्यूस करता है, इसलिए एक्चुअली सीए महत्वपूर्ण है, उसके ऊपर इतनी बात हो रही है। और तमाम तरीके की चीज़ें हैं, जैसे हमारी बहुत सारी अभी भी कास्ट के ऊपर बात होती रहती हैं, धर्म के ऊपर बात होती रहती हैं। इन सब का जो सीधा सीधा संबंध है वो हमारी समाज की परिकल्पना से है। मुस्लिम लोग रोड पे नमाज़ करते हैं, ये अच्छा है या बुरा है तो क्यों है, इस सब का लेना देना हमारी इस आइडिया से है कि समाज में सब लोगों का क्या स्थान है, डिफरेंट लोगों का क्या स्थान है, समाज को क्या अलाउ करना चाहिए, क्या नॉर्मल होगा, क्या नॉर्मल नहीं होगा, क्या समाज के विरुद्ध होगा, क्या समाज के साथ होगा। लगभग हमारे सारे जो मेन टिकट चीज़ें हैं, जो मेन डिस्कोर्स है, मेन पॉइंट्स ऑफ डिस्कोर्स हैं, सब कहीं ना कहीं नेशन और सोसाइटी, ये जो दो पोल्स हैं, दो आइडियाज़ हैं, इनके अराउंड रिवॉल्व करती हैं। तो राष्ट्र निर्माण का जो हम सोचते हैं कि 1947 में जो शुरू हुआ था, वो राष्ट्र निर्माण का जो प्रोजेक्ट है वो अभी भी चल रहा है, वो बहुत काम होना उस पर बाकी है। और उसमें ये जो दो धाराएं हैं, सावरकर की और अंबेडकर की, ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। अभी जो हम देख रहे हैं वो ये हो गया है कि दोनों ही, आपने बात की कि कुछ जो आइडियाज़ उनके थे वो अभी भी रेलिवेंट हैं और वो मैनिफेस्टोज़ में रिफ्लेक्ट होते हैं। जो विभिन्न पार्टियां हैं उनके पैंथियंस में जो लीडर्स हैं जिनको वो दिखाना चाहते हैं कि हम इनकी इज्जत करते हैं, इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो उसमें दिखते हैं। लेकिन क्या वो आइडियाज़ के फॉर्म में भी हैं? आपने एग्जांपल दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उनका डाइफिकेशन हो गया है कि वो, मतलब उनको एक महान, जैसे हमेशा होता है कि एक महान व्यक्ति को हम पोस्टर्स में और उनका आइडल्स लगा के और उसमें ही सीमित कर देते हैं। उनके आइडियाज़ को हम एंटरटेन नहीं करना चाहते। और कहीं ना कहीं खासकर समाज में तो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी कह सकते हैं कि उसी समाज का एक दर्पण है। तो वो भी ऐसा लगता है कि उनका भी यही हाल हो गया है, हमने यही कर दिया, चाहे अंबेडकर हों चाहे सावरकर हो, उनके आइडियाज़ जो हैं वो डिस्कस नहीं होते हैं। तो वही हमारा प्रयास है। तो ये बताइए कि चलिए सावरकर से शुरू कर लेते हैं कि उनके क्या आइडियाज़ हैं जो लोग समझते नहीं हैं, चाहे उनके समर्थक हैं चाहे उनके को अपोज करने वाले हैं, दोनों में ही कहीं ना कहीं कमी तो है। और ऐसा महसूस होता है, समर्थकों में भी ऐसा महसूस होता है कि जो उनके आइडियाज़ उनको सही से समझते नहीं हैं। सावरकर चाहते क्या थे असल में, उनके आइडियाज़ क्या नेशन बिल्डिंग के लिए थे? हम इतिहास की बात करते हैं और बहुत सारे जो नेगेटिव नैरेटिव्स आ गए हैं पॉलिटिक्स की वजह से, हम उस पर चर्चा करते रहते हैं पास्ट से, लेकिन आज के रेलिवेंस में उनका क्या महत्व इन दोनों का है? तो सावरकर से शुरू कर लेते हैं पहले। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है। इनफैक्ट ये स्टडी सर्कल मैंने इसी वजह से शुरू भी किया था। मुझे लगा कि सावरकर और अंबेडकर की प्रतिमाएं जो हैं उन पे फूल चढ़ाए जा रहे हैं चारों तरफ। मतलब अंबेडकर की प्रतिमा की सारे, मतलब हमारे यहाँ तो वेस्ट यूपी से आता हूँ मैं, ज़्यादातर गांव में आपको अंबेडकर की प्रतिमा मिल जाएगी। और सावरकर का भी काफ़ी सेलिब्रेटेड मतलब पर्सनैलिटी हैं। बट मुझे ऐसे लगा कि जो मैंने बोला था ग्रेट इंट्यूशंस, मतलब उनकी कोर इंट्यूशंस क्या थी, क्या वो अभी उस पर हम सोच पा रहे हैं, क्या उनके ऊपर काम कर पा रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं है। और मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि हमारी जो राजनीति है वो पूरी तरीके से उनको मतलब एकोमोडेट नहीं कर पाई है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो कोर आइडियाज़ हैं वो शायद अभी की राजनीति में भी मतलब पूरी तरह सफल ना हो पाएँ, क्योंकि दोज आइडियाज़ वर नॉट मेड फॉर पॉलिटिक्स, दोज आइडियाज़ वर ब्रॉड इन नेचर। वो सोसाइटी, कल्चर, पॉलिटिक्स सबको एड्रेस करते हैं। तो इन पे काम करने का जो दारोमदार है वो सिर्फ राजनीति पे नहीं है, वो समाज के ऊपर भी है, संस्कृति के ऊपर भी है, सब चीज़ों के ऊपर है। इसीलिए मैंने स्टडी सर्कल की शुरुआत की कि एकदम प्योर तरीके से उनको अप्रोच किया जाए तो हमें क्या मिलेगा। मुझे उस समय नहीं पता था, बट धीरे धीरे मैंने जब शुरू किया तो कुछ कुछ मिला। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब आपने शुरू किया तो आपका क्या आइडिया था इन दोनों पर्सनैलिटीज़ के लिए भी, और इनमें क्या आपकी क्या मन में क्या था आपका? क्योंकि पहले से जब हम कोई काम शुरू करते हैं, कोई रिसर्च शुरू करते हैं, तो हमारे आइडियाज़ होते हैं ना बेसिक कि अच्छा ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, लेकिन उसके बाद फिर हम डीप में जाते हैं, चीज़ों को स्टडी करते हैं तो कुछ और निकल के आता है। तो मैं चाहूँगा कि वो आप ज़रूर बताएं, वो डिफरेंस क्या है आपकी समझ में इनको स्टडी करने के बाद। जब मैंने शुरू किया था, मेरा आइडिया एक्चुअली, मेरी और कुछ लोगों से बात थी जो सेम सोच रखते हैं, आइडिया एक्चुअली सीक्रेट रीडिंग सर्कल शुरू करने का था कि उसके अंदर से एक पूरी नई रीडिंग सावरकर अंबेडकर की निकाली जाए। और मैंने सोचा कि जेएनयू में शुरू करना इसलिए अच्छा होगा क्योंकि जेएनयू में मैंने देखा है, जेएनयू इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ पॉलिटिकल डिस्कोर्स इन द कंट्री। बहुत सारी चीज़ें यहाँ से गई हैं, मतलब नेशनल डिस्कोर्स में भी। बट मुझे कैसा लगा कि ये सारा डिस्कोर्स जो है बहुत स्टैगनेंट सा हो गया है, उसमें कुछ नयापन नहीं है।
और जो यूनिवर्सिटी डिस्कोर्स का आइडिया होना चाहिए या फिर यूथ डिस्कोर्स का आइडिया होना चाहिए कि फ्यूचरिस्टिक होगा, कुछ नया बोलेगा, वो मुझे उसमें दिखा नहीं। तो मेरे अंदर एक मतलब ऐसी विश थी कि कुछ नया शुरू किया जाए, और मेरे को ऑब्वियसली मेरा एक नेचुरल जो इंक्लिनेशन था वो इस तरफ था कि सावरकर अम्बेडकर, जो कि उनके बीच में एक एडवर्सरियल एक अंडरस्टैंडिंग लोग मान लेते हैं कि एकदम अपोजिट है। हाँ, सावरकर वर्सेस अम्बेडकर। तो मेरा इंट्यूशन था कि ऐसा सही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें उनमें ऐसी हैं जो पूरक हैं एक दूसरे की। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि उन दोनों का विजन एक था, ऐसा बोलना झूठ होगा। और मेरा ऐसा आइडिया भी नहीं है कि मैं सावरकर को अप्रोप्रिएट करूँ या अम्बेडकर को अप्रोप्रिएट करूँ। उन दोनों को जो उन्होंने बोला है साक्षात, जो एकदम 100% जो उन्होंने बोला है उसको वैसे ही समझना, उसके बाद उसके आगे बात करना। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन दोनों के बारे में जो लोग आजकल बात करते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं कि सावरकर ने ऐसा किया उस समय, अम्बेडकर ने वैसा किया। बट इन दोनों का जो आइडिया मेरे लिए है वो फिलोसॉफिकल पर्सनैलिटीज़ का है कि इनके आइडियाज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, और आइडियाज़ एक्चुअली टाइमलेस हैं, सनातन टाइप के आइडिया हैं। सिंपल चीज़ है, जैसे मतलब हमारे यहाँ बुद्ध हुए हैं, तो बुद्ध को हम ऐसे नहीं देखते अब कि सिद्धार्थ गौतम उस समय XYZ ईयर में पैदा हुए, XYZ ईयर में उन्होंने ये किया, नहीं। बुद्ध हमारे लिए एक आइडियल हैं, एक आइडिया के रूप में प्रकाशमान है। वैसा ही मेरी सावरकर अम्बेडकर की सोच है कि इनको सिर्फ उनकी इंडिविजुअल हिस्ट्री, जो लोकल हिस्ट्री है, उससे उठा के उनको जो भारत का जो मतलब पटल है उस पे ला के रखा जाए, और उनके आइडियाज़ की जो कंटिन्यूड एटर्नल रेलिवेंस है उस पर ध्यान दिया जाए। इन दो चीज़ के साथ मैंने शुरू किया था। बट इवेंचुअली क्या हुआ कि इस स्टडी सर्कल में इंटरेस्ट जो है मुझे लगा कि काफ़ी और लोगों में भी है, तो मैंने इसको पब्लिक कर दिया। मैंने कहा कि अब सिगरेट नहीं रखता हूँ, पब्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मैंने इसको ऐसा, क्योंकि इंटरेस्ट ग्लोबल लेवल पे आया, मतलब भारत के बाहर बहुत सारे लोग हैं जो इसमें इंटरेस्टेड थे, और उनकी भी काफ़ी मतलब यूनिक और मतलब काफ़ी नोवल अंडरस्टैंडिंग थी इन दोनों की। तो मैंने सोचा चलो एक काम करते हैं कि एक स्टडी ग्रुप बना लेते हैं विच शुड बी ओपन टू एवरीवन। तो उसके हिसाब से मैंने इसको फिर डिजिटल माध्यम पे ला दिया कि कहीं से भी कोई आदमी ज्वाइन कर सकता है। हमारे जो स्टडी सेशन होते हैं जिसमें हम ओरिजिनल रीडिंग जो है उन दोनों की वो पढ़ते हैं विदाउट एनी बायस। तो अगर हम सावरकर के एकदम प्योर पर्सनैलिटी के रूप में देखें सावरकर को, तो कुछ चीज़ें निकल के सामने आती हैं। उसमें हमने अप्रोच ये लिया है कि सावरकर के जो कोर टेक्स्ट हैं, जैसे एक टेक्स्ट है, ये इनका मतलब काइंड ऑफ मैनिफेस्टो है, हिंदुत्व, ये एक मेन टेक्स्ट है। इसके अलावा सेकेंडरी मटेरियल भी है जो अच्छा स्कॉलरशिप है उनके ऊपर। बता दीजिए, जैसे जो कोई पढ़ना चाहता हो तो। सावरकर के ऊपर एक धनंजय कीर की ऑटो बायोग्राफी लिखी हुई है। उसके अलावा जो हिंदू नेशनलिज़म के ऊपर जो काम हुआ है उसमें एक जेफर लो की बुक है, हिंदू नेशनलिज्म ए रीडर। उसकी कंक्लूजन्स हो सकता है सही नहीं हो, बट उसका जो मटेरियल है वो अच्छा है। उसके अलावा हिंदुत्व के ऊपर एक बुक है ज्योतिर्मय शर्मा की, दैट इज़ ऑल्सो ए गुड रेफरेंस बुक। अगेन यू माइट नॉट एग्री विद कंक्लूजन्स, बट सम गुड सेकेंडरी रिसर्च हैज़ बीन डन। इसके अलावा एक जानकी बखले जी का जो काम है सावरकर के ऊपर, वो भी अच्छा रेफरेंस है। मैंने तो एक्चुअली बहुत सारे पेपर्स भी कंसल्ट किए हैं, तो देर आर ए लॉट ऑफ देम, और वो हमने एक रेफरेंस गाइड बनाई हुई है अपनी स्टडी सर्कल के अंदर, वो रेफरेंस गाइड अवेलेबल है। सावरकर जी के व्यक्तित्व के रूप में जो हमने रिसर्च किया वो ये रेफरेंसेस और इनका जो मेन टेक्स्ट है, इनकी पोएम्स भी हैं, उन सबको लेके किया। सावरकर के अंदर हमें एक चीज़ दिखती है, सावरकर को बहुत ज़्यादा लोग ऐसा मानते हैं स्वतंत्र वीर या रिवोल्यूशनरी। वो सावरकर की लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बट सावरकर की लाइफ का जो कंक्लूजन है वो उनका जो आइडिया ऑफ हिंदुत्व है उसमें दिखता है। और सावरकर को मैं तो एक साधक के रूप में मानता हूँ। सावरकर की पूरी जीवनी अगर आप देखेंगे तो एक सावरकर की जीवनी एक हिंदुत्व की साधना के रूप में दिखती है। एक साधना वर्ड यूज़ किया आपने। हाँ, साधना जो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मैं उस सेंस में यूज़ नहीं कर रहा कि एकदम स्पिरिचुअल, कि मतलब कोई आदमी बैठ गया है ध्यान लगा रहा है, ऐसा नहीं। साधना जो है खुली आंखों से भी की जा सकती है। सावरकर ने खुली आंखों से भारत, ब्रिटेन, बहुत सारी जगह साधना की। उससे उनके दिमाग में एक ये हिंदुत्व का आइडिया प्रकट हुआ। और ये काफ़ी लोग ऐसा मानते हैं कि हिंदुत्व का कोई पुराना ओरिजिन है। नहीं, हिंदुत्व मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ड्रामेटिकली न्यू आइडिया है। हिंदुत्व की वो जो इनफैक्ट आई वुड इवन से कि सावरकर जो है, ये जो हिंदू नेशनलिज्म और इंडियन नेशनलिज्म के बीच में उनका कॉन्ग्रुएंस है, ये एक बहुत ही नई चीज़ थी अपने समय के लिए। और ये सावरकर की साधना का ही परिणाम है कि पहले रिवॉल्यूशनरी वाले फेज़ में ही वाज डिवोटेड टू इंडियन रिवॉल्यूशन, एंड देन ही हैड अदर आइडियाज़ अबाउट हिंदुइज़म एंड हिंदुत्व,
एंड बोथ ऑफ दीज आर इन परफेक्ट कॉन्ग्रुएंस विद ईच अदर इन सावरकर्स माइंड। तो ये मानसिक साधना, इंटेलेक्चुअल साधना, शारीरिक साधना भी, जो उनकी सारी प्रताड़ना भरी ज़िंदगी रही है, मैं सावरकर की ज़िंदगी को एक हिंदुत्व की छाप की तरह मानता हूँ और हिंदुत्व को एक बहुत नया आइडिया मानता हूँ। सावरकर के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सावरकर की जो साधना थी ये परलोक के लिए नहीं थी, ये इसी लोक के लिए थी। इस मामले में सावरकर बहुत ही ड्रामेटिक एक हिंदू पर्सनैलिटी के रूप में उभरते हैं। कुछ नया है सावरकर के अंदर। उन्होंने पूरा जीवन जो है इस लोक को ही दिया है। तो मतलब जो एक आइडिया है कि साधना जो होती है वो मोक्ष के लिए है, इस जीवन मरण की जो चक्र है इससे लिबरेट होने के लिए, वो उनका था कि इसी लोक में वो साधना उनकी हुई है। सावरकर का मोक्ष जो है भारत माता की स्वतंत्रता और हिंदुत्व की सक्सेस में था, जो उनके जीवन में शायद नहीं हो पाया हो, बट अब जाके मुझे ऐसा लगता है कि सावरकर को थोड़ा मोक्ष मिला है। सिर्फ पॉलिटिकल उसमें आप कह सकते हो, हाँ, कल्चरल सोशल उसमें भी बचा वो है। देखिए वही है कि अगर हिंदुत्व को एक साधना माना जाए तो वो साधना सिर्फ सावरकर की नहीं थी। सावरकर ने साधना की एक नई बोल सकते हैं ट्रेडिशन शुरू की, और जो भी हिंदुत्व का साधक है, बहुत सारे चाहिए, बहुत सारे नए सावरकर आने पड़ेंगे, वो साधना चलती रहेगी। और हिंदुत्व जो है वो ऐसा नहीं कि सावरकर ने बोला तो वहाँ पे ख़त्म हो गया। हिंदुत्व की ट्रेडिशन जो है उसमें नए और बाकी लोग भी आए हैं जिन्होंने उसके बारे में अच्छी मतलब उसको कंटिन्यू किया है, और ये साधना जो है, मार्ग जो है इसका चलता रहेगा राजनीतिक, कल्चरल, सांस्कृतिक या सामाजिक लेवल पे, टेक्नोलॉजिकल लेवल पे, साइंस के लेवल पे। ये साधना मतलब बृहत साधना है। हिंदुत्व के बारे में अगर हम बात करें तो हिंदुत्व का जो कोर इंट्यूशन है सावरकर का जो था वो ये था कि जो एक ब्लूप्रिंट होता है ना नेशन का, वो इंडिया का ब्लूप्रिंट उस समय इमर्ज कर रहा था आउट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। बट सावरकर का मानना था कि हिंदू जो कल्चर है ब्रॉडली डिफाइंड, नॉट जस्ट हिंदू रिलीजन, उनके लिए जैसा उन्होंने बोला था कि हिंदुत्व हिंदू धर्म से बड़ा है। उसका मतलब मीनिंग ये होता है कि जैसे सिविलाइजेशन हम बात करते हैं तो सिविलाइजेशन का एक होता है आधार स्पिरिचुअल या मेटाफिजिकल, बट उसके अलावा सोशल, कल्चरल, मटेरियल, टेक्नोलॉजिकल सारे आधार हैं ये। तो हिंदुत्व एनकम्पासेस ऑल। तो वो हिंदुत्व सिविलाइजेशनल सेंस में था, ब्रॉड सिविलाइजेशनल सेंस में। तो उस सेंस में अगर हम बात करें तो जो एक हिंदू कल्चर से एक ब्लूप्रिंट निकल के आता है नेशन का, वो सावरकर के लिए जो इंडिया का ब्लूप्रिंट है उसके एक समान है। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि हिंदू ब्लूप्रिंट है बट वो एक समान नहीं है, कि इंडिया का ब्लूप्रिंट थोड़ा बड़ा है। बट सावरकर का इंट्यूशन ये था कि इंडिया को अगर एज ए नेशन सक्सेसफुल होना है तो इसका आधा हिंदुत्व ही हो सकता है। तो जो हिंदू आइडिया ऑफ नेशन इमर्जेंट था, जो पूरी लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ मतलब हिंदू रिलीजन की है या फिर हिंदू कल्चर की है, इट इज़ लीडिंग टुवर्ड्स ए कंक्लूजन कि ऑल द पीपल हु लिव इन इंडिया एंड हु जिनका हिंदुत्व भारत के लिए जो समर्पण है वो अक्षुण्ण है, अनडिवाइडेड है, वो दे क्रिएट एक नेशन एंड दिस इज़ द कोर ऑफ इंडियन नेशनल प्रोजेक्ट। इससे बाकी काफ़ी लोगों के मतलब डिफरेंट आइडियाज़ थे, बट सावरकर का आइडिया आई थिंक उस समय हो सकता है भुला दिया गया हो, बट कहीं ना कहीं वो इंडिया का जो नेशनलिज्म है उसके कोर में बना हुआ है और वो कहीं ना कहीं सफल भी हुआ है, जैसा अभी हम देखते हैं। सावरकर के बारे में अगर हम बात करें तो उनकी जो एक ड्रामेटिक पर्सनैलिटी है इस चीज़ से भी उभरती है कि सावरकर को बोला जाता है कि वो नास्तिक थे, बट उनका जो नास्तिक्य है वो थोड़ा अलग टाइप का था। वो ऐसा रेडिट टाइप का एथिज्म नहीं था। वो इट वाज ए सॉर्ट ऑफ रिलीजन, आई थिंक इट वाज ए सॉर्ट ऑफ ए डिफरेंट रिलीजन। सावरकर को इनफैक्ट मैं प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म बोलता हूँ, क्योंकि बाकी सारे लोगों ने, जैसे नेहरू ने अपना आइडिया ऑफ इंडिया दिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, बाकी सब लोगों के लिए हो सकता है इंडिया एक प्रोजेक्ट हो या फिर एक अरेंजमेंट हो, एक पॉलिटिकल स्टेट उस लेवल का अरेंजमेंट। बट सावरकर के लिए जो इंडिया है वो ऑर्गेनिक है, वो अपने आप में एक जीवंत अवस्था है जो हमेशा से रही है। उसके फॉर्म हो सकता है बदलते रहें, इवोल्यूशन हो, बट इंडिया एज ए रियलिटी हैज़ ऑलवेज एग्जिस्टेड एज अ पर्सन, एज ए डिवाइन पर्सन। इनफैक्ट इसीलिए मैं उनको प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म भी बोलता हूँ, क्योंकि उनका जो इंडिया के बारे में बोलना था उसमें एक रिलीजियस प्रोफेटिक सेंस है। वो इंडिया के बारे में ऐसे नहीं बोल रहे थे सोशल साइंटिफिक सेंस में या फिर एनालिटिकल सेंस में, नहीं। इंडिया एक जीवित चीज़ है और वो जीवित रहेगी, हमेशा से जीवित रही है। तो इसलिए उनको मैं प्रोफेटिक बोलता हूँ। ये जो इनका जो ये काम है हिंदुत्व का, ये जो हिंदुत्व लिखी हुई है, इसको मैं एज ए एनालिटिकल या सोशल साइंटिफिक टेक्स्ट नहीं पढ़ता हूँ।
इसको मैं ऑलमोस्ट एक रिलीजियस टेक्स्ट की तरह मानता हूँ। और मुझे इसलिए ऐसा लगता है कि सावरकर का जो स्थान है ब्रॉडर इंडियन कल्चर में, इट इज़ नॉट एज ए इंडियन रिवोल्यूशनरी और एक फोर रनर ऑफ हिंदुत्व एज ए पॉलिटिकल प्रोजेक्ट, नो। सावरकर का स्थान जो है बहुत इस तरीके का होना चाहिए जैसा हम लोग ऐसी नई पर्सनैलिटीज़, नोबल पर्सनैलिटीज़ जो देखते हैं जो अपने समय के बहुत आगे थी, युग पुरुष की तरह, जैसे आदि शंकराचार्य मान सकते हैं, या फिर बहुत सारे रहे हैं हमारे यहाँ, रामानुजाचार्य हैं, ये उनके लेवल के आदमी थे। तो हिज एग्जिस्टेंस इन हिंदू स्कीम ऑफ थिंग्स इज़ बियॉन्ड हिज स्पेसिफिक टाइम। ये काइंड ऑफ कुछ सनातन सत्य ऐसा है जो जिनका उन्होंने अन्वेषण किया और जिनको वो बता के गए हैं। क्या थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको कि ये जो आइडिया है, ये हम बात तो कर रहे हैं कि ये क्यों था, कि इतने जो ये आइडिया है इनको इतना महान क्यों बनाता है, लेकिन ये आइडिया बहुत लोगों को नहीं समझेगा, तो ये थोड़ा आइडिया पे बात करते हैं। इस आइडिया पे बात करने के लिए मैं वापस जाऊंगा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। उस समय जब इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी, बाकी काफ़ी सारे देशों की भी चल रही थी, चाइना जैसी कंट्रीज़ भी एंटी कॉलोनियल अपनी स्ट्रगल्स माउंट कर रहे थे। इंडिया में हम देखते हैं कि जो कल्चर और नेशन का जो रिलेशनशिप है बहुत यूनिक है। इंडिया में इनफैक्ट जो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल पॉसिबल हो पाया, उसका रॉ मटेरियल इंडियन कल्चर ही था। जो भी नेशनल हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, आप उनमें जो भी एलिट लेवल मतलब ऊपर के दर्जे के हैं, आप देखेंगे कि वो सिर्फ भारत की पॉलिटिकल अवस्था के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म, हर चीज़ पे बात कर रहे हैं। आप ये देखिए, इनफैक्ट जो इंडिया में मेन स्ट्रीम हो पाया दिस विजन कि इंडिया शुड गेट फ्री, इट वाज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ हिंदू कल्चर एंड हिंदू रिलीजन। ये एक मतलब रियलिस्टिक सेंस में बोला जा सकता है। आप देख सकते हैं बंगाली जो रेनेसांस था, उससे जो इंडियन नेशनलिज्म का जो सीड है वहाँ पे प्रकट हुआ। तो सारे जो लोग थे, राम मोहन रॉय हैं, वो ब्रह्म समाज भी स्थापित किए, उनकी इंडिया के बारे में कुछ विजन थी। बंकिम चंद्र चटर्जी हैं जिन्होंने हमें वंदे मातरम दिया, तो उनकी इंडिया के बारे में एक पॉलिटिकल विजन भी थी, बट ही वाज आल्सो ए रिलीजियस थिंकर। ऐसा आपको हर जगह मिलेगा। यहाँ पे लोकमान्य तिलक हैं, सच ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर, अपने समय के आई थिंक सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल फ्रीडम फाइटर रहे वो। और जिनको ये भी बोला जाता है कि जो पब्लिक सेलिब्रेशन ऑफ गणेश चतुर्थी और बाकी भी जो फेस्टिवल्स हैं, उनका पब्लिक डिस्प्ले वो उनके समय में चालू हुआ। इसके अलावा एक उनका मेन, पता नहीं कितने लोग इस बारे में जानते हैं, उन्होंने गीता भाष्य लिखी है एक, तो उन्होंने स्ट्रगल फॉर पॉलिटिकल फ्रीडम उसको रिलीजियस एडियम में कैद किया कि भगवान कृष्ण ने जो उपदेश दिया था उसके हिसाब से भी आपको भारत के पूर्ण स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। ये हमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सब जगह मिल जाएगा कि जो रॉ मटेरियल था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की पूरे इवोकेशन का, पूरी स्कीम का, वो ये पूरा मूवमेंट हो ही नहीं पाता सक्सेसफुल। क्या होता, ये कंसेप्चुअलाइज ही नहीं किया जा सकता था विदाउट मोबिलाइजिंग पीपल फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ कल्चरल इडियम्स। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल एक्चुअली गांधी जी हैं। हो सकता है गांधी विजन कुछ और हो, सावरकर से अलग, बट एक जगह पे वो सेम है। गांधी जी ने भी जो पूरी वोकेबलरी यूज़ की, ये गांधी जी का सबसे बड़ा जो सक्सेस था वो एक्चुअली ये था कि उन्होंने एक एलीट लेवल का जो नेशनलिस्ट डिस्कोर्स था उसको मासेस तक पॉपुलराइज़ किया। तो उन्होंने एलीट और मासेस के बीच में एक कनेक्शन बनाया फ्रीडम मूवमेंट के लिए। वही रिलीजियस वोकेबलरी यूज़ करके गांधी जी ने रिलीजियस वोकेबलरी यूज़ की, गांधी जी ने रिचुअल्स यूज़ किए, और जो इंडियन कल्चर का जो एक रिचुअलिस्ट माइंडसेट है उसको केटर किया। गांधी जी का पूरा मतलब अपना वोकेबलरी देखिए, या फिर उनका जो पूरा अहिंसा का सिद्धांत है उसको भी उन्होंने रिलीजियस सेंस में, गीता का उन्होंने जो है अहिंसात्मक एक व्याख्या कर दिया। गांधी जी का खुद का वो सफ़ेद वस्त्र धारण करना, एक रिलीजियस इनफैक्ट नाम महात्मा जो है, ये महात्मा नाम ये पॉलिटिकल लीडर को नहीं मिलता है, ये स्पिरिचुअल लीडर को ही मिलता है भारत में। तो ये महात्मा नाम होना भी ये शो करता है कि इंडिया में जो पॉलिटिकल सेंस है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का, वो रिलीजन के साथ ही इंटरट्वाइंड था। अब उसको जो है, अब जो संकल्पना लेके आपने इंडिया को फ्री कराया है, क्या उसको आप रिजेक्ट कर सकते हैं नए इंडिया बनाने के लिए? लेकिन शुरुआत में तो वही कोशिश भी हुई। आइडिया ऑफ इंडिया जो नेहरू का था, गांधी का फेज़ ख़त्म हो गया 47 में, उसके बाद नेहरू का फेज़ शुरू होता है जो 20 साल के बाद वो भी ख़त्म हो गया। लेकिन वो नेहरू का फेज़ ने तो वही कोशिश की कि जो ये रिलीजियस वोकेबलरी है इसको बाहर ही निकाल दिया जाए, उस पूरी मूवमेंट को, और जो कांग्रेस है उसको सेकुलराइज करने की कोशिश की फ्रॉम टॉप डाउन।
नीचे से हालांकि बहुत लोग जो थे स्टेट लेवल पे या और नेशनल लेवल पे भी जो उनके नीचे काम कर रहे थे वो उनसे एग्री नहीं करते थे, बट क्योंकि उनका स्टेचर इतना बड़ा था उसका अपोज भी नहीं कर पाए। बिल्कुल, ये नेहरू की जो कल्पना थी, जो आइडिया ऑफ इंडिया था, उसके बारे में अच्छी चीज़ खाली ये बोली जा सकती है कि मॉडर्निस्ट था। उनकी भी मतलब आइडिया हो सकता है प्रॉस्पेरिटी, नेशनल प्रॉस्पेरिटी ये वगैरह रही हो, बट नेहरू की जो बेसिक इंट्यूशंस थी इंडिया के बारे में वो गलत थी। इसलिए उनका प्रोजेक्ट जो है कम्प्लीटली एलिट लेड प्रोजेक्ट था, और इंडिया की पॉलिटिक्स में जो थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन हुई तो नेहरू की संकल्पना जो है वो ख़त्म हो गई। वो संकल्पना आपको इंदिरा गांधी के समय में ही खत्म होती दिखती है, और बाकी तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस नेहरू के आइडिया पे चलती है अभी भी। अभी कांग्रेस की आइडियोलॉजी नेहरू की आइडियोलॉजी नहीं है। नेहरू की आइडियोलॉजी जो थी, या फिर वो जो पूरा फेस था नेशन बिल्डिंग का, वो एक्चुअली कहीं ना कहीं हिस्ट्री के सेंस में देखें तो जो इंडिया में धर्म और या फिर कल्चर और जो नेशन या पॉलिटिक्स का रहा है, एक जो इंटरट्वाइनिंग रही है या फिर जो संबंध रहा है, उसके विरुद्ध थी। तो वो हिस्टोरिकल सेंस में इट इज़ एक्चुअली एक एक्सेप्शन। ऐसा नहीं है कि जो काफ़ी लोगों को लगता है कि जो धर्म या संस्कृति हमारी वापस आई है भारत में, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, जैसे मान लीजिए नेशनल पार्लियामेंट में सेंगोल जा रहा है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें लोगों को लगता है कि ये नया है, जबकि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के सेंस में देखें तो ये नॉर्मल है। नेहरू को जो आइडिया नहीं, जो प्रोजेक्ट मिला इंडिया का जिस पे काम करने के लिए, वो इंडिया उनको मिलता ही नहीं अगर रिलीजन और कल्चर को मोबिलाइज नहीं किया जाता पॉलिटिकल सेंस में। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि नेहरू का जो आइडिया था या फिर नेहरू का जो पूरा प्रोजेक्ट था वो एक्सेप्शनल था। तो ये जो अभी हो रहा है ये सनातन है, ये सनातन है, ये नॉर्म है इंडिया का। दिस इज़ ए रिटर्न टू नॉर्म्स। इनफैक्ट दिस इज़ वाई आई कैन से कि अभी जो है हमारे लिए जो मैं बोल रहा था कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से हमें कनेक्ट करना चाहिए और हमें उससे दूर नहीं मानना चाहिए अपने आप को, अब हमारे लिए कनेक्ट करना आसान है, क्योंकि अभी हम जो है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का जो नॉर्म था कि जो लीड कर रहे हैं उसको वो रिलीजियस थिंकर्स भी हैं और पॉलिटिकल थिंकर्स भी हैं, उसकी तरफ हम वापस जा रहे हैं। तो यही एक सावरकर का भी जो आइडिया था जो कनेक्ट करता है हमारे पास्ट को और प्रेजेंट को। सावरकर का आइडिया जो है पास्ट को और प्रेजेंट को कनेक्ट भी करता है, और वो प्रेजेंट को ये सिखाता है कि कुछ नया हो गया है, कि तुम जो पुरानी चीज़ें हैं उनको लेके आगे नहीं चल सकते। सिंपल आइडिया देखिए ये है, डेमोक्रेसी इज़ न्यू टू अस। बहुत क्लासिकल इंडियन एंटिक्विटी में डेमोक्रेसी के मॉडल मिलते हैं, बट दैट डेमोक्रेसी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एज ए पॉलिटिकल टेक्नोलॉजी टुडे। डेमोक्रेसी इंडिया में शुरू ही नेहरू के साथ, बट आप ये देखिए कि इंडिया की सिविलाइजेशन मृत तो नहीं है, जीवित है। तो इंडिया की सिविलाइजेशन ने ही जो हम अभी हिंदुत्व पार्टीज़ देखते हैं उनको सक्सेसफुल बनाया है इन ए पीरियड ऑफ 70 ईयर्स। तो इसका मतलब रीज़न क्या है? आप चाइना को देखिए, चाइना में ऐसा था कि कम्युनिस्ट सिस्टम था, पॉलिटी का भी और इकोनॉमी का भी। उसके बाद उन्होंने अपने इकोनॉमिक्स में उसको मार्केट इकोनॉमी की तरफ बढ़ाया। तो दैट इज़ इकोनॉमी विद चाइनीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स। उनको ऐसा लगता था उस समय, यूएस वगैरह को ऐसा लगा कि बोथ ऑफ दीज आर कोरिलेटेड, कि लिबरल यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स जो हैं उसको फॉलो करेगा चाइना, और क्योंकि मार्केट ओपन हो गया है तो इसकी पॉलिटिक्स भी अब डेमोक्रेट हो जाएगी यूएस के सेंस में। बट ऐसा नहीं हुआ। चाइनीज़ एक्सेप्शनलिज्म का एक बड़ा प्रूफ ये है कि दे आर एबल टू मेंटेन देयर ओन सिस्टम ऑफ पॉलिटी विद एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। इंडिया का जो एक्सेप्शनलिज्म है वो आपको इकोनॉमी से ज़्यादा आपको डेमोक्रेसी में दिखता है। इंडिया में ऐसा काफ़ी लोगों को लगा होगा यूएस में या फिर जो लिबरल इंटरनेशनलिस्ट्स हैं, कि अगर डेमोक्रेसी प्रिंसिपल जो है उसका जो कंक्लूजन है वो उस तरफ ही होगा जैसा यूएस का डेमोक्रेसी है, इट विल नॉट लीड टू हिंदुत्व। बट वो इंडिया की सिविलाइजेशन का जो एक जीवित तत्व है उसका प्रमाण है कि वो डेमोक्रेसी के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है उसने हिंदुत्व को प्रबल किया है। इनफैक्ट हिंदुत्व इन इंडिया वुड हैव बीन इम्पॉसिबल विदाउट डेमोक्रेसी। हिंदुत्व जो आज है हमारे सामने वो डेमोक्रेसी का ही रिजल्ट है। तो आज जो बीजेपी जो हिंदुत्व प्रोजेक्ट को कर रही है, एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि वो एक कंटिन्यूएशन है, वो जो नब्ज़ है भारतीय समाज की वो उन्होंने पकड़ी है, क्योंकि वो हमारा डीएनए में है। बिल्कुल। और उसी प्रोजेक्ट ने सक्सेसफुल करवाया हमारे जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है उसको, और आज ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो रहा है तो उसका भी वही कारण है। बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल श्री राम जन्मभूमि है। श्री राम जन्मभूमि को क्या हम केवल एक रिलीजियस सेंस में देख सकते हैं? नहीं। हमारा जो पूरा आइडिया है, श्री राम का जो आइडिया है वो एक नेशनल आइकन के रूप में था। सावरकर के अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सावरकर श्री राम जो वो लंका विजय करके वापस आते हैं
और वो देखते हैं कि भारत के तमाम तरीके की जो उस समय जातियाँ थी, जैसे वानर जाति है, राक्षस जाति है, वो सब उनके दरबार में मौजूद हैं। सावरकर उसमें बर्थ ऑफ इंडियन नेशन देखते हैं श्री राम के दरबार में, कि दैट इज़ एक बर्थ ऑफ एक इंडियन नेशन। और श्री राम का जो अभी हमारे लिए प्रारूप है वो सिर्फ एक रिलीजियस नहीं है, वो एक नेशनल एक एंटिटी के रूप में है। श्री राम से जो अभी राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद, वो सफल होने के बाद अभी जो मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ है, वो दिन अगर हम याद करें तो इट वाज ड्रामेटिक, इट वाज ग्रेट ऑन ए नेशनल स्केल। उसको वो सिर्फ रिलीजियस सेंस में नहीं था, उसका एक नेशनल पृष्ठभूमि भी है, एंड इट वाज ए नेशनल मूवमेंट। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो संस्कृति है और जो अपना नेशन का आइडिया है वो बहुत ज़्यादा सामंजस्य के साथ काम करते हैं। इसको भुलाया नहीं जा सकता। इसके बहुत रियलिस्टिक कंक्लूजन्स हैं। जैसे एक सिंपल आइडिया ये है कि एक स्टीफन कोहेन थे, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, स्टीफन कोहेन ने इंडिया के बारे में एक बात की थी कि जहाँ जहाँ हिंदुज़म ख़त्म होता है इंडिया में, वहाँ आफ्सपा शुरू हो जाता है। कहीं आप नॉर्थ ईस्ट में देखिए, जम्मू कश्मीर में देखिए। तो जो ये विजन थी हिंदुत्व की, आइडियलिस्टिक नहीं थी। इसका मेन मतलब जो मेन तत्व है ये है कि हिंदूज़ जो हैं, दे डिवोट टू देमसेल्व्स टू इंडियन नेशन एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल, नॉट थिंकिंग, जस्ट एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल। हिंदुइज्म इज़ वेडेड टू इंडियाज़ डेस्टिनी। इसीलिए भारत माता भी एक देवी के स्वरूप में हो जाती है। बिल्कुल, भारत माता इज़ एग्जाम्पल ऑफ दैट वेडिंग ऑफ हिंदुइज्म विद इंडियन पॉलिटी भी नहीं बोलना चाहिए, इंडिया एज ए कंट्री। तो ये आइडिया जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसको झुटलाया नहीं जा सकता। कोई भी आइडिया ऑफ इंडियन नेशन बिल्डिंग काम नहीं करेगा विच डज़ नॉट टेक इनटू अकाउंट कि हिंदुइज्म इज़ द बिगेस्ट सेंट्रीपेटल फोर्स फॉर द इंडियन नेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि सिटीजन सिर्फ हिंदू ही हो सकते हैं, बाकी सारे जो ग्रुप्स हैं उनकी भी मतलब नेशनलाइजिंग फोर्सेस हो सकती हैं। बट सबसे बड़ा यहाँ पे मतलब समझने की बात यही है कि हिंदुज़म का जो इंडिया के साथ एग्जैक्टनेस है वो फॉर गिवन लिया जा सकता है। तो दिस इज़ द मेन कंक्लूजन हियर। अच्छा, इसमें अगर हम जाएंगे तो मतलब हम किसी और एपिसोड में जा सकते हैं इसमें डीप में थोड़ा, लेकिन फिर हम डाइवर्ट कर जाएंगे जो सावरकर के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं उस पर स्टिक करना चाह रहा हूँ। सावरकर के जो उनकी पोइट्री का जो फेज़ है और जो उनके वो व्यक्तित्व है जो है, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जैसे हमारी बात हो रही थी पहले भी, आपने बताया कि किस तरीके से जो वो उनमें जो पोइट है उसको बिना समझे आप उनके पूरे व्यक्तित्व को, उनके पूरे इम्पोर्टेंस को भी नहीं समझ सकते हो। तो उसके बारे में बताइए कि उसमें क्या आपको झलक दिखती है, इस नेशनहुड की या नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट की या उनकी ग्रेटनेस की? मुझे ऐसा लगता है सावरकर के बारे में, सावरकर का मेरा एक मेटाफिज़िकल आइडिया क्या है, व्हाट सावरकर रिप्रेजेंट्स इज़ कि अगर जो एक हिंदू आत्मा है, जो हिंदू साइक है, जो हिंदू चित्त है, वो अगर अपने चारों तरफ का जो शोर शराबा है, जो भी कंडीशंस हैं, जो फ्लक्स है, उसको इग्नोर करके अगर वो अपने अंदर जाता है, अंतर्मनन करता है, मतलब साधना, जो मैंने बात की थी, साधना करता है, अपने भूतकाल को देखता है, वर्तमान को देखता है, भविष्य को देखता है, तो उससे फिर उसका जो वो क्या समझ पाता है, क्या बोलता है, वो ये चीज़ हमें सावरकर के अंदर दिखती है। तो सावरकर हैज़ ए लॉट ऑफ एक्सट्रोवर्जन विच इज़ विजिबल इन हिज रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी। उनका जो हिंदुत्व का काम था, इन सब चीज़ों में दिखती है। बट सावरकर के अंदर एक इंट्रोवर्जन भी है, और वो इंट्रोवर्जन जो है, जो उनकी डीप इंटीरियरिटी है, उनका जो अंतर्पक्ष है, वो कहीं ना कहीं उनकी कविताओं में झलकता है। मुझे ऐसा लगता है कि स्टडी सर्कल में जो हमारी बात हुई थी, वहाँ पे किसी ने बोला कि ऐसा लगता है कि पोएट्री इज़ एक्चुअली हिज फर्स्ट लैंग्वेज। तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड हिम विदाउट अंडरस्टैंडिंग हिज पोएट्री। उनकी पोएट्री में एक चीज़ दिखती है कि जो कल्चरल एलिमेंट्स हैं, जैसे श्री राम का आइडिया है, कृष्ण का आइडिया है, शिव का आइडिया है, ये सब उभर के आते हैं। और एक बहुत डीप इमोशनल लॉन्गिंग फॉर द नेशन, ये भी उभर के सामने आती है। उनका जो बाहर का जो पक्ष है हिंदुत्व वाला है, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारत को उन्होंने पिता के रूप में स्वीकार किया है। बट जो कविताएं हैं, उनमें भारत का एक माता वाला स्वरूप निकल के आता है। ये समझाइए, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जैसे एक सिंपल चीज़ है, उनकी एक बहुत ही फेमस पोएम है। जब वो ब्रिटेन में थे तो ही हैड दिस वेरी डीप लॉन्गिंग फॉर इंडिया।
मतलब एक इमोशनल आइडिया ऑफ इंडिया के लिए जो उनकी लॉन्गिंग थी वो निकल के आई, और वो बीच पे बैठ के शायद उन्होंने एक पोएम लिखी, सागरा प्राण तड़मलला। तो वहाँ पे वो ऐसा बोल रहे हैं कि वो सागर से विनती कर रहे हैं कि मुझे अपने मतलब मातृभूमि की याद आ रही है। तो वहाँ पे जो इंडिया का सेक्रेड आइडिया है, जो इमोशनल आइडिया है, वो एक मदर के रूप में सामने आ रहा है। जबकि हिंदुत्व की भी अगर बात करें तो व्हेन ही सेज कि ऑल ऑफ अस आर डिसेंडेड फ्रॉम द सेम फादरहुड का आइडिया है इंडिया का एकदम। इनके दूसरी चीज़ मिलती है इनकी कविता में कि एक तो इमोशनल लॉन्गिंग भी है, बट एक बहुत ज़्यादा जो इंडियन कल्चर के साथ जो उनका वो हुआ है एंगेजमेंट है। जैसे उनकी पोएम्स हैं अनादिमी अनंतमी, उसमें बोलते हैं कि मैं एक बहुत ज़्यादा एक अपने आप को स्ट्रॉन्ग रूप में व्यक्त करते हैं, बोलते हैं कि मैं प्रबल आदमी हूँ, कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ आज तक जो मेरा कुछ भी बिगाड़ सके। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो बाहर की शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना थी उनकी, मतलब वो रहे हैं अंडमान में रहे इतने समय तक। इनफैक्ट आई डोंट थिंक ही लिव्ड ए हैप्पी लाइफ। बिल्कुल भी, उनकी पूरी जीवन ही अनहैप्पी था एकदम उस सेंस में, तो स्ट्रगल से भरा हुआ, पूरा स्ट्रगल से भरा हुआ क्रांतिकारी जीवन। बल्कि आप बचपन भी उनका देखेंगे कितनी परिवार में कितनी मौत हुई, और शुरुआत से लेके अंत तक जब तक वो मरते हैं तब तक पूरे जीवन में स्ट्रगल। तो आई थिंक दैट काइंड ऑफ सैडनेस एंड those kind of emotions, they created this new word of poetry inside him, and in this he is different from a lot of other freedom fighters या फिर उस समय जो इंडियन पॉलिटिक्स के अग्रणी लोग थे, क्योंकि ऐसा दिखता नहीं कि कोई और मतलब बहुत ज़्यादा पोएट्री को मतलब पोएम्स लिखा हो। अम्बेडकर रोट ए लॉट ऑफ स्टफ बट अम्बेडकर नेवर रोट पोएट्री। गांधी जी भी ऐसा कोई मतलब पोएट्री वगैरह नहीं किए थे। टैगोर को एक्चुअली हम खाली पॉलिटिकल सेंस में नहीं देख सकते। टैगोर वाज ए पोएट, डेफिनेटली ग्रेट पोएट, बट टैगोर का जो पूरा प्रोजेक्ट था, टैगोर का जो आइडिया था थोड़ा अलग था, नॉट एक्टिवली पॉलिटिकल। तो ये चीज़ हमें सावरकर के अंदर दिखती है कि एक बहुत करुण व्यक्तित्व भी है जो पोएट्री में बाहर आता है, और पोएट्री में नयापन है, और एक बहुत ही डीप मैस्कुलिनिटी भी है पोएट्री में, मतलब एकदम जो मतलब लिरिकल सेंस है उस पोएट्री का। एक्चुअली इसके बारे में सबसे मैं क्या बोलूँ, अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि सावरकर की पोएट्री को महाराष्ट्र में ज़्यादा जाना जाता है, बाहर लोग ज़्यादा नहीं पढ़ पाए हैं, बट उनकी ज़्यादातर पोएट्री मतलब मराठी में ही है। और बैलेड्स भी लिखे उन्होंने, शिवाजी के लिए बैलेड लिखे। इनफैक्ट ही वॉज ए इनोवेटर in even if he had not been a freedom fighter or anything else, he would have left a great legacy as a poet in Marathi poetry. Without those experiences तो शायद पॉसिबल नहीं होता। हाँ, वो भी इम्पॉर्टेंट बात है कि उनकी जो पोएट्री वो एक्सपीरियंस भी उनके ही शेयर करती है, वो जो नए एक्सपीरियंसेस थे। तो ये हमने बात की कि सावरकर की पोएट्री उनको एक नए सिरे से हम उनको समझ सकते हैं, उनकी पर्सनैलिटी को और उनके इम्पोर्टेंस को। इसमें मैं एक चीज़ और जिक्र करना चाहूँगा। सावरकर का जो सारा काम है, जो उन्होंने सब कुछ लिखा, और उसमें अगर हम पोएट्री को भी इंक्लूड करें तो सावरकर का मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा एक आर्य व्यक्तित्व सामने आता है, एक बहुत नोबल, वर्चुअस एंड ए पर्सन हु इज़ लाइक डिवोटेड टू नेशन ऑफ कोर्स, बट ऑल्सो डिवोटेड टू ट्रुथ, कि जो उन्होंने समझ लिया या फिर जो सीख लिया अपने लाइफ में एक्सपीरियंस से, ही वुड नेवर नेगेट इट, ही वुड इंक्लूड इट इन हिज ओन एक्सपीरियंस, एंड बहुत ही एक सोफिस्टिकेटेड सेंस में उन्होंने उसको सामने रखा और उस पर काम किया। इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी पार एक्सेलेंस, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी पार एक्सेलेंस, इंटेलेक्चुअल क्रिएटिविटी पार एक्सेलेंस। और इवन मतलब उनके जीवन में जो हम स्ट्रगल देखते हैं, वो स्ट्रगल उन्होंने कभी भी उनको मतलब नीचे नहीं खींचा, सारी स्ट्रगल ने उनको उभारा ही है। इनफैक्ट सावरकर के बारे में काफ़ी लोग उसको दुख की बात मान सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि सावरकर की जो मृत्यु हुई, जो मतलब उन्होंने आत्मार्पण जिसको कहा, उन्होंने एक समय के बाद जब उन्होंने कहा कि मैंने जो मुझे करना था वो मैं कर चुका हूँ, उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मैं अपना शरीर का त्याग करूँगा। दिस इज, तो क्या वो सुसाइड भी बोलते हैं कई लोग? सुसाइड बोलते हैं, बट सुसाइड उसका नेगेशन है, उसका मतलब जो मीनिंगफुल सेंस में उसको सुसाइड नहीं बोल सकते। इट इज़ ए रियली ग्रेट डेथ एंड इट इज़ ओनली ए फोर्स ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग विल। एक बहुत ही सुदृढ़ व्यक्तित्व वही उस तरीके की कामना कर सकता है। इनफैक्ट उसको एक बहुत ज़्यादा वैदिक डेथ हुई थी वो, क्योंकि बहुत ही क्लासिकल सेंस में वी हैव एक एग्जांपल्स ऑफ पीपल हु
who say that their life force उन्हें जो जीवन में काम करना था वो हो चुका है, एंड देन दे विल अपने आप से एक्सेप्ट करेंगे, वो मृत्यु को अपने आप से गले लगाएंगे। ऐसा नहीं कि मतलब एकदम ओल्ड हो गए हैं और उसके बाद नेचुरल डेथ, नो। ये आपने कुछ शब्द यूज़ किए जैसे वैदिक डेथ और आर्य आपने यूज़ किया, आर्य व्यक्तित्व की जो झलकियाँ, ये क्या, इसका क्या मतलब है? क्योंकि कई लोग बोलेंगे इनका क्या, क्योंकि बहुत पहली बार शायद सुन रहे हो इस तरह की वोकैबुलरी जो आप यूज़ कर रहे हैं। आर्य, एक्चुअली आर्य शब्द जो है भारतीय सभ्यता में, एक तो बहुत उसका रिलीजियस कोनोटेशन भी है, बट उसका जो ब्रॉडर कोनोटेशन है इट हैज़ टू डू विद ह्यूमन वर्च्यू, कि आदमी जो है आर्य कैसे बनता है। ये बुद्ध का मानना था कि जब वो वर्च्यू कल्टिवेट करता है तब आर्य बनता है। बुद्ध ने यही बोला कि मैं आर्य धर्म प्रतिपादित कर रहा हूँ। उसके पहले वेदों में आर्य की बात थी, और जब महावीर हुए तो उन्होंने भी बोला कि जो मैं ये वर्चुअस पाथ आपको दे रहा हूँ ये आर्य का पाथ है, ये आर्य। आदर्शवादी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी व्यक्ति में, हाँ, उसको आप आर्य कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं। आदर्श, और उसमें आदर्श मतलब ये हैं, एक मतलब बहुत नोबल सेंस में करेज का भाव, ट्रुथफुलनेस, और लिविंग ए लाइफ दैट लीव्स मतलब ग्रेट शेडो, जिसका मतलब एक छाप छुटता है इतिहास पे, ये एक आर्य व्यक्तित्व की पहचान है। अब ये बताइए, जैसे हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से जो आज की वोकैबुलरी है पॉलिटिक्स की, और आज जो उस टेक्नोलॉजी को आप कह रहे हैं कि यूज़ करके जो भाजपा का प्रभुत्व हुआ है पूरे देश में, वो टेक्नोलॉजी, वो वोकैबुलरी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में भी थी। और अगर उस समय जो हम आज के अगर पॉलिटिक्स देखें, अगर आज के जो आइडियल्स हैं पॉलिटिक्स में, जो हम बात करते हैं कि हिंदुत्व की, वो भी आप कहते हैं, क्रेडिट देते हैं कि सावरकर से आया है। तो सावरकर तो उस समय भी लिख रहे थे और उस समय भी वो टेक्नोलॉजी प्रोमिनेंट थी, बट उसमें गांधी कैसे सक्सेसफुल हुए उस प्रोजेक्ट में, वो मास मोबिलाइजेशन में। लेकिन सावरकर जो आज आदर्श हैं, जो इनका आज प्रभुत्व है, जिनके आइडियाज़ का, वो उस समय क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पाए? इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। देखिए, वैसे एक बात तो हमें माननी पड़ेगी कि गांधी जी की सक्सेस के पीछे भी, गांधी जी वॉज ए वेरी करिश्मेटिक पर्सनैलिटी, और उनका करिश्मा ऐसा नहीं था एकदम एलीट लेवल पे कि सूट बूट वाला करिश्मा। उनका करिश्मा जो था वो एक मतलब काफ़ी स्वयंभू टाइप का था। मतलब गांधी वॉज ए ग्रेट करिश्मेटिक पर्सनैलिटी। और ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि गांधी जी ने जो धर्म की इडियम है उसका बहुत अच्छा यूज़ किया। और गांधी जी सिर्फ आदर्शवादी नहीं थे, गांधी जी इन सब मामलों में रियलिस्टिक थे। ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल विद ए लॉट ऑफ दीज थिंग्स। और गांधी जी को ऐसे हम नकार नहीं सकते। गांधी जी हो सकता है इन मैनी वेज उस समय मतलब एकदम देश के लिए भी वीकनेस वाला टाइम था। तो एक वीकनेस थी एक देश के अंदर भी एक डिफीटिस्ट माइंडसेट भी था। तो ऐसा हो सकता है कि उस समय गांधी जी की जो नॉन वायलेंस एथिकल सेंस में आइडिया था वो काफ़ी ज़्यादा कारगर रहा हो, ज़्यादा अपील किया हो। क्योंकि उस समय गांधी जी डिड नॉट अपील टू दी स्ट्रेंथ ऑफ पीपल, नॉट इन एक सिंपल सेंस। गांधी जी अपील टू एक हायर एथिक्स, हायर प्रिंसिपल्स ऑफ पीपल, जिसको उन्होंने अपने अहिंसा के व्रत के रूप में, इस तरीके की चीज़ों के रूप में, जो कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि कमजोरी को वर्च्यू बनाया। हाँ, बट गांधी जी वॉज डेफिनेटली ए मैन ऑफ हिज टाइम, ए वेरी सक्सेसफुल मैन ऑफ हिज टाइम। बट या वी कैन सी कि उनके बहुत सारे आइडियाज़ काम नहीं किए। मतलब 1947 में जो पार्टीशन है वो बहुत सारे गांधीयन आइडियलिज्म का मतलब 1947 में ही वो ख़त्म हो गया। तो कुछ कोर आइडियाज़ जो हैं, जैसे हिंदूज़ और हिंदू मतलब ब्रॉडली स्पीकिंग, नॉट जस्ट हिंदू रिलीजियस कम्युनिटी बट हिंदू इन ए सावरकराइट सेंस, एंड नॉन हिंदूज़, उनके बीच में आइडियल रिलेशनशिप क्या होगी, नेशन बिल्डिंग के लिए जो हिंदू कम्युनिटी है उसका योगदान क्या होगा, और क्या उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन प्रिंसिपल्स पे नेशन बनेगा, किस पे नहीं बनेगा। इन सारे मामलों में सावरकर के जो सिद्धांत हैं उसका उस समय हो सकता है यूज़ नहीं हो, बट बाद में नेचुरली आफ्टर इंडिपेंडेंस स्लोली दे अनफोल्डेड। इसको आप धीरे धीरे आप भारतीय जनसंघ और बीजेपी का जो पूरा पॉलिटिकल हिस्ट्री है
उनके आप अगर पॉलिटिकल एजेंडाज देखेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे उनका काम शुरू हो रहा है, धीरे धीरे मतलब उनके पॉलिटिकल एजेंडाज दे ऑलवेज डिफर फ्रॉम मेन स्ट्रीम कांग्रेस एजेंडाज, बट हाउ आर दे मेकिंग स्पेस फॉर देमसेल्व्स इन पब्लिक स्फेयर। बहुत सारी चीज़ों का तो मुझे तो ऐसा लगता है कि एक नेचुरल चीज़ थी जो पहले हो सकता है ढकी हुई हो, और हो सकता है उस समय गांधी का प्रभाव ज़्यादा हो, नेहरू का प्रभाव ज़्यादा हो, बट एज दी जर्नी ऑफ इंडियन नेशन अनफोल्डेड, तो जो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस थी गांधी जी की स्कीम में या नेहरू की स्कीम में, वो काम नहीं कर पाई। जैसे नेहरू की स्कीम में ये था कि नेहरू का एक काफ़ी आइडियलिस्टिक सेक्युलरिज्म का आइडियल था कि जो मतलब उन्होंने हो सकता है यूरोप से उनका इंस्पायर्ड हो, जो आइडिया था कि पब्लिक लाइफ में रिलीजन का इंपॉर्टेंस नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी उसकी जो है डिफीट नेहरू के समय में ही हो गई थी, क्योंकि वो यूसीसी जो है यूनिफॉर्मली लागू नहीं कर पाए। उसके अलावा पॉलिटिकल रीजंस की वजह से नेहरू के समय में भी, उसके बाद भी कांग्रेस ने धीरे धीरे करके वो जो सेक्युलरिज्म था उस आइडिया को ऐसा बना दिया कि इट बिकेम काइंड ऑफ प्रो माइनॉरिटिज्म। तो उसके बाद आपको देखते हैं कि बीजेपी उसको डब करती है स्यूडो सेक्युलरिज्म, और उसको जो है इंडियन पब्लिक पूरे तरीके से नकार देती है 2014 में, 2019 में, उसके पहले भी नकार चुकी थी। तो व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग ऑन ए प्रिंसिपल लेवल? ऑन ए प्रिंसिपल लेवल व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि जो नेहरू का आइडिया था कि जो व्हाट शुड बी दी अलाइनमेंट ऑफ कम्युनिटीज़ विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन इन पब्लिक स्फेयर इन इंडिया, जो उनका एक आइडिया था, वो काम नहीं कर पाया। सिंपल चीज़ है ये, इसमें मैं नेहरू को दोषी साबित नहीं कर रहा हूँ, उनका कोई आइडिया था, बट यू सी दिस ओवर 60 पीरियड। लेकिन वो जो भारत की सनातन धारा है उससे अलग था, इसीलिए वो फेल भी हो गया। वो फेल हो गया क्योंकि वो जो इंडिया की नेचुरल रियलिटी है उसके साथ सामंजस्य नहीं बना पाया। और फेल सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि सामंजस्य नहीं बना पाया, फेल इसलिए हो गया क्योंकि इट वाज इन मैनी वेज इट वाज डेड ऑन अराइवल। जैसे उस सेक्युलरिज्म को इंटरप्रेट कर लिया गया इंडिया में कि इट इज़ एक डिफरेंट काइंड ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म, देन दैट बिकेम एक रीज़न फॉर अपीजमेंट। तो वो आइडिया अपने अंदर बहुत सारा खुद ही कॉन्ट्रडिक्शन कैरी करके चल रहा था, और कब तक मतलब एक देश कब तक कॉन्ट्रडिक्शन कैरी कर सकता है इतने बेसिक प्रिंसिपल के सेंस में। तो अल्टीमेटली आई थिंक इंडिया रिटर्न्ड टू दैट सेंस कि बैक टू स्क्वायर वन बोलेंगे, हाँ, कि हिंदुइज़्म है और वो एक काइंड ऑफ पैराडिग्मेटिक इंडियन रिलीजन है, और कहीं ना कहीं हिंदुइज़्म को डी नेशनलाइज आप नहीं कर सकते हैं और नेशन को आप डी हिंदुआइज नहीं कर सकते हैं। इस पे भारत वापस आया। हमने शायद बात भी की है इस पे कि जो अभी हम कहते हैं कि जो वोकैबुलरी है, जो टेक्नोलॉजी है, वो सावरकर की यूज़ कर रहे हैं भाजपा संघ, लेकिन कुछ सेंस में वो इवोल्यूशन भी है या थोड़ा सा डिफरेंस भी है। जो उनका आइडिया था हिंदुत्व का और जो भाजपा या संघ का आइडिया है हिंदुत्व का, उस जर्नी को आप कैसे देखते हैं? कितना अलग है, कितना उस पे आप कह भी सकते हैं कि काम करके उस पे कुछ अलग निकल के आया है, तो उसको कैसे देखते हैं? सावरकर के हिंदुत्व और जो कंटेम्प्रेरी हिंदुत्व है उसमें हमें बहुत सारी कंटिन्यूटी भी दिखती है और थोड़ा इवोल्यूशन भी दिखता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग कंटिन्यूटी वो जो है इसमें दिखती है कि आप देखेंगे कि अभी भी हिंदुत्व के अंदर हिस्ट्री को लेके एक ऑब्सेशन है। द आइडिया ऑफ लर्निंग करेक्ट हिस्ट्री, रिहेबिलिटेटिंग करेक्ट हिस्ट्री, गलत हिस्ट्री को हटाना, टेक्स्ट बुक में नई हिस्ट्री लाना, इसका कहीं ना कहीं रिलेशन सावरकर के साथ है, क्योंकि सावरकर अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स, सावरकर वाज आल्सो ए हिस्टोरियन एंड ए हिस्टोरियोग्राफर। जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, सावरकर ने जो अंग्रेज़ लोगों ने जिसको सिपाही म्यूटिनी बोला 1857 को, तो सावरकर ने उसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला। जब हम वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं, जब हम इंडिपेंडेंस वर्ड यूज़ करते हैं, उसका मीनिंग ये है कि देयर इज़ ऑलरेडी ए कम्युनिटी विच हैज़ सोवरेनिटी एंड विच इज़ स्ट्रगलिंग फॉर फ्रीडम। तो ऑलरेडी एक राष्ट्र मौजूद है जो स्ट्रगल कर रहा है फ्रीडम के लिए। इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती का जो आइडिया था, उन्होंने शायद पहली बार वही वर्ड यूज़ किया था। दयानंद सरस्वती जी की जो उनके जो रिलीजियस आइडियाज़ भी हैं, जो सोशल आइडियाज़ हैं, दे हैव ए वेरी इंटीमेट कनेक्शन विद हिंदू नेशनलिज्म। ये आपको ज्योतिर्मय शर्मा की बुक में भी दिखता है, उसके बारे में अलग से बात की जा सकती है, बट या दे आर ऑल्सो इंटीमेटली कनेक्टेड। सावरकर का इन्फ्लुएंस और एक जो दिखता है वो जो हिंदुज़म की ब्रॉड संकल्पना है, कि हिंदुज़म नॉट जस्ट इन रिलीजियस सेंस बट इन ए कम्युनिटी सेंस, इन द सेंस कि उसका फादरलैंड भी इंडिया है किसी का, और किसी का सेक्रेड लैंड भी इंडिया है, पितृभूमि और पुण्य भूमि। तो वो जो एक ब्रॉडर आइडिया, एक नया आइडिया है हिंदुज़म का,
वो कहीं ना कहीं एज ए एक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिंदुज़म, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिंदुज़म, ये हिंदुत्व में भी है और ये कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। इसके अलावा अगर कहीं हम इवोल्यूशन देखते हैं तो वो ये है कि सावरकर वॉज फोकस्ड ऑन पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल आइडिया ऑफ हिंदुज़म फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। वो आपको हिंदू सभा में भी दिख जाएगा, उनकी जो राजनीतिक एक्टिविटी थी। बट आरएसएस का जो शुरुआत थी और जो बाद में शुरू में काम जो था वो मोस्टली ग्राउंड अप कल्चरल सेंस में था। ये शाखा वाला आइडिया जो है ये ग्राउंड अप हिंदुत्व की संकल्पना है। ऑल्दो यू सी इवेंचुअली कि आरएसएस की भी फिर पॉलिटिकल कंपल्शन हुई, उनको भी अपना एक पॉलिटिकल विंग बनाना पड़ा। और जो अभी आरएसएस की सबसे सक्सेसफुल अगर हम बोलें कि संघ परिवार में सबसे सक्सेसफुल कौन है, वो आई थिंक बीजेपी हैज़ ए आउटसाइज्ड इन्फ्लुएंस। ऑल्दो बीजेपी का इन्फ्लुएंस भी डिपेंड करता है संघ का खुद का जो कल्चरल काम है उसके ऊपर। इसके अलावा हम एक चीज़ और देखते हैं कि क्योंकि संघ की एकदम जो शुरुआत से ही समाज के साथ मिलजुल के समाज के साथ काम करने की व्यवस्था रही है, तो संघ का जो आइडिया है हिंदुत्व का वो धीरे उसका क्रमिक विकास हुआ है समाज के साथ ही। तो सावरकर की जैसे कुछ आइडियाज़ थे कास्ट के ऊपर थे या फिर और भी जो रहे होंगे उनके जो कल्चरल या सोशल आइडियाज़ थे, वो देवर एट ए वेरी स्टार्क डिफरेंस फ्रॉम सोसाइटी। समाज से थोड़े से मतलब वो अपने समय समाज से कटे हुए थे। इनफैक्ट उनके समय के ऑर्थोडॉक्स लोगों ने तो उनका बहिष्कार भी किया था। इसी से समझ में आता है कि सावरकर विजनरी थे बहुत बड़े, बट ही डिड नॉट, उनका राजनीतिक रूप में वो बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाए। बट संघ को जो सफलता मिली है राजनीतिक रूप में भी, वो इसके समाज के साथ जो निरंतर संवाद है और जो उसके हिसाब से क्रमिक एवोल्यूशन है उसके खुद के सोशल वर्ल्ड व्यू का, कल्चरल वर्ल्ड व्यू का, उसका ही वो रिज़ल्ट है। तो आप देखेंगे कि जो इंट्यूशंस हैं हिंदू सोसाइटी को लेके वो संघ की और सावरकर की बहुत जगह सिमिलर होती हैं, क्योंकि बोथ ऑफ देम आर प्रोडक्ट्स ऑफ हिंदुत्व और उनका ओरिजिन हिंदुत्व में है। बट जो मान लीजिए कास्ट के ऊपर आइडिया है तो कास्ट को सावरकर ने तो नकार ही दिया सिरे से। बट आरएसएस भी कास्ट को एज ए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी उसमें विश्वास नहीं रखती है। बट सावरकर जो है जाति या फिर कास्ट सिस्टम जो है उसके साथ काम करती है। तो इस तरीके की चीज़ों में देख सकते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है। उसके अलावा जो सावरकर के बाद जो आइडियोलॉग्स रहे हैं संघ के भी, जैसे गुरु गोलवलकर जी हैं या फिर दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, उसमें उनकी जो राइटिंग्स हैं उनमें भी आपको दिखेगा कि बहुत सारा सिमिलैरिटी है। जैसे गोलवलकर जी का जो आइडिया ऑफ नेशनहुड है, ही राइट्स अबाउट दैट इन वी और आवर नेशनहुड डिफाइंड। तो बहुत मामले में वो सावरकर के साथ सिमिलर है। और जैसे दीनदयाल जी हैं, दीनदयाल जी जब इस बात की बात करते हैं कि ये जो पूरा पक्ष है कि हिंदू और गैर हिंदू का रिलेशन क्या होना चाहिए, तो उसमें वो भी भारतीयकरण की बात करते हैं उनके। तो आई थिंक जो डिफरेंस आता है वो डिग्रीज़ में आता है, स्टार्कनेस में आता है। बट जो बहुत ही कोर कंसेप्ट्स हैं उस पर आई थिंक कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी आपको दिखती है। अच्छा, ये बताइए, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात की हमने, सीएए की, क्या उसका जो कंसेप्शन है जो अभी इस फॉर्म में हम अभी इम्प्लीमेंट हुआ है, अब उसमें ये एक डेफिनेशन है कि चाहे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से हिंदू मतलब नॉन मुस्लिम्स, जो वहाँ के नॉन मुस्लिम्स हैं, क्योंकि वो एक मुस्लिम मेजॉरिटी और इस्लामिक स्टेट्स हैं, वहाँ से जो वहाँ की जो माइनॉरिटीज़ हैं वो यहाँ पे शरण ले सकते हैं। 2014 से पहले जो भी आया उसको फास्ट ट्रैक किया जाएगा उसकी सिटीजनशिप को। ये एक कह सकते हैं कि अभी बीजेपी का है तो वो बीजेपी आरएसएस का एक आइडिया है, ठीक है, सिटीजनशिप का। क्या सावरकर का आइडिया ये होता कि उसमें क्रिश्चियंस शायद नहीं होते, उसमें हिंदू, जो उनका हिंदू का आइडिया था, हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, जैन, ये ही होते उसमें? क्या ये एक डिफरेंस कह सकते हैं? अगेन अगर यहाँ पे हम डिफरेंस की बात करें तो सीए का जो रिलेशन है, सीए बेसिक लेवल पे सिटीजनशिप का जो आइडिया है उसको चेंज नहीं करती है। उसमें एक लेयर ऐड कर देती है और वो लेयर, उस लेयर की जो लीगल अंडरस्टैंडिंग है या फिर जो लीगल प्रोविज़न है वो इस बात पर निर्भर है कि भारत के चारों तरफ जो देश हैं वो मुस्लिम देश हैं और वहाँ पे जो प्रताड़ना है वो वहाँ के माइनॉरिटीज़ की है।
उन माइनॉरिटीज़ में जो भी हो, भारत उन सबको शरण देने के लिए तैयार है, ये आता है। तो सीए को एक सेंस में अगर हम हिंदुत्ववादी बोलें तो बोला जा सकता है कि ये आइडिया को प्रमोट करता है कि इंडिया इज़ ए नेचुरल हैबिटेट या होमलैंड ऑफ पीपल इन द सब कॉन्टिनेंट जिनका हिंदू कल्चरल हेरिटेज है। बट क्योंकि उसमें क्रिश्चियंस को भी शामिल किया गया है तो वहाँ पे सावरकराइट आइडिया नहीं है पूर्ण, और उसका एक्चुअली ना तो उसका प्रोविज़न ना ही उसका लेजिटिमेसी वो सावरकराइट एंगल से नहीं आता है। क्योंकि अगर शायद वो होता सावरकराइट तो आप किस पूरे दुनिया के ही सभी हिंदुओं को उसमें शामिल करते, ना केवल इन 3 देशों के। बिल्कुल ठीक है। तो सीए एक्चुअली मुझे लगता है कि जो पार्टीशन है और पार्टीशन का आफ्टरमैथ है तो उसके साथ ज़्यादा कनेक्टेड है, उसकी आइडियोलॉजिकल सेंस में नहीं, उसका तो एक्चुअली मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस में मेरे को दिखता है इवोल्यूशन इंडिया के सिटीजन, क्योंकि पार्टीशन रिलीजन के बेसिस पे हुआ तो वो एक ठीक है। तो ये हमने सारी बातें की, लेकिन शायद अभी भी कई लोगों को वो कैप्चर नहीं हो पाएगा कि किस तरीके से सावरकर की जो महत्व है वो कितना बड़ा है पॉलिटिकल सेंस में। जैसे आपने कहा कि उनका पॉलिटिकल ज़्यादा था आइडिया, तो उसको आप कैसे समझाएंगे कि वो कितना रेडिकल आइडिया सावरकर ने दिया भारत को? सावरकर के अगर हम संक्षेप में बात करें कि उनके बारे में रेडिकल क्या है, नया क्या है, उनके बारे में एकदम ड्रामेटिकली इनोवेटिव क्या है, एक्चुअली एक बार मैं मतलब लेटा सोच रहा था इस बारे में और तब मुझे थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग आया कि सावरकर एक्चुअली अगर हम हिंदू इतिहास में देखें, भारतीय इतिहास में देखें तो एक बहुत ही नई तरीके की पर्सनैलिटी हैं। सावरकर के पूरे काम का, पूरी विजन का एक सार निकलता है ऐसा कि सावरकर के पहले एक्चुअली किसी ने भी ऐसा हिंदू कम्युनिटी के बारे में नहीं बोला था कि ऑल हिंदूज़ टुगेदर इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी अदर डिफरेंसेस दे क्रिएट वन कम्युनिटी, वन पॉलिटिकल कम्युनिटी। ये जो सावरकर ने कहा है, जो उनकी नेशन की अवधारणा है कि हिंदूज़ इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल डिफरेंसेस create one political united community and then they dedicate themselves to the foundation of Indian nation. They give themselves to the Indian nation. This is basically Savarkarite understanding. और सावरकर की ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये सावरकर के पहले जो ये इमेजिनेशन ऑफ ए यूनाइटेड ए होल हिंदू पॉलिटी, ये हमें पहले कहीं नहीं दिखती है। ऐसा जैसे मनु है, मनु का मनुस्मृति में जो वर्ड व्यू है वो सोशल है, वहाँ पे जो पॉलिटिकल ड्यूटी है वो सबकी नहीं है। वहाँ पे ऑलरेडी कुछ पॉलिटिकल एजेंट्स हैं, क्षत्रिय, उनको बोला गया है कि तुम्हारी पॉलिटिकल ड्यूटी है। इसीलिए मनु के जो सोशल वर्ड व्यू है उसमें इंडिविजुअल भी एग्जिस्ट नहीं करता है। उसमें इंडिविजुअल हैज़ सर्टेन राइट्स एंड सर्टेन ड्यूटीज़ बेस्ड ऑन उसकी सोशल स्टेटस या फिर वो क्या है। ये सावरकर के अंदर नहीं है। मनु ने कोई ऐसी हिंदू पॉलिटिकल कम्युनिटी डिफाइन नहीं की क्योंकि उस समय इट वुड हैव मेड नो सेंस। और चाणक्य का भी जो आइडिया है, चाणक्य बेसिकली गिव्स यू अपने उसमें अर्थशास्त्र में एक मैनुअल, ए ट्रीटाइज ऑफ स्टेट क्राफ्ट, बट चाणक्य का भी कोई ऐसा पॉलिटिकल आइडिया हिंदुज़म का क्रिएट नहीं करते हैं। बट सावरकर राइजेज इन हिज टाइम अबव एवरीथिंग एल्स दैट इज़ हैपनिंग एंड डिफाइंस फॉर हिंदूज़ एक आइडेंटिटी, एक सॉलिड आइडेंटिटी विच इज़ बेस्ड ऑन इंडियाज़ कल्चर एंड टेरिटोरियलिटी, and he makes it incumbent on Hindus कि you are one people, बाकी सारे differences aside you are fundamentally one people, all of your history has led to this logical conclusion कि you give yourself to the Indian nation। ये सावरकर के बारे में नया है, उसके पहले किसी ने नहीं की है। और इस मामले में सावरकर emerges as a individual, as a contributor, he emerges out of his time just like मनु, चाणक्य, ऐसे लोगों के समकक्ष वो आ जाते हैं। इसमें एक और चीज़ आती है, ये जो हिंदुत्व का आइडिया है, हिंदुत्व फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मेक्स इनकम्बेंट ऑन हिंदू इंडिविजुअल्स कि तुम्हारी कम्युनिटी है एंड यू हैव सर्टेन ऑब्लिगेशंस टू दिस कम्युनिटी, यू हैव सर्टेन ऑब्लिगेशंस टू द एग्जिस्टेंस, पॉलिटिकल एंड सोवरीन एग्जिस्टेंस ऑफ दिस कम्युनिटी। आपके खाली धार्मिक होने से काम नहीं चलेगा, आपका एक और स्वरूप है जिसको आपको उजागर करना होगा, दैट इज़ पॉलिटिकल। और इसके अलावा दिस इज़ व्हाट हिंदुत्व डज फॉर हिंदू इंडिविजुअल्स, इट मेक्स ए बाइंडिंग कमिटमेंट ऑन देम टू हिंदू कम्युनिटी।
और इसके अलावा व्हाट डज हिंदुत्व डू फॉर इंडिया, इंडिया का वो एक जो अंदर एक ऑलरेडी नेशनहुड डिफाइंड है या फिर लेटेंट रूप में है, उसको वो प्रकट कर देता है कि ये तुम्हारा नेशनहुड है, इसको मतलब अंगीकार करो। मुझे लगता है कि ये जो इस तरीके का जो संवाद है सावरकर के ऊपर आज के करंट डिस्कोर्स में है नहीं, और बहुत लोगों को ये नया जो डिस्कोर्स मिला है इससे बहुत फ़ायदा होगा, और कम से कम वो एक क्यूरियोसिटी तो जागेगी कि कम से कम हमने पास्ट को एनालाइज किया है एक डिफरेंट लाइट में, और नया एक लिटरेचर यहाँ पे है, तो जिसको आप रेफ़र करके उस पर आगे भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे कहा कि बहुत सारे सावरकर आने पड़ेंगे आगे अगर इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है तो। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो क्वालिटी जो सावरकर की है इन सभी चीज़ों जो उसके बाई प्रोडक्ट्स हैं सभी चीज़ें, वो आपने जैसे कहा कि सत्य की साधना। अब सत्य की साधना जो है वो अंबेडकर में भी हमको दिखती है, वही जो क्वालिटी स्पीकिंग ट्रूथ इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कंसिक्वेंसेस। बाकी कुछ भी हो जाए, चाहे आपको कोई बहिष्कार करे, चाहे आपके बारे में कोई सोचे, आपने अपना सत्य जो है उसको प्रकट करने की, उसको बोलने की आप में वो शक्ति है, और वो किसी साधक में ही हो सकती है। तो अब अंबेडकर के ऊपर हम थोड़ा बात करेंगे। ये क्वालिटी जो सावरकर में थी वो उनमें भी थी, तो अब अंबेडकर को आप किस तरीके से आप देखेंगे? अंबेडकर की अगर हम ग्रेट इंट्यूशंस के बारे में बात करें, अंबेडकर वॉज ऑल्सो ए पर्सन फार हेड ऑफ हिज टाइम, आई थिंक अपने समय के काफ़ी आगे थे। और अंबेडकर के बारे में ऐसे नहीं कह सकते कि वो अपने समय में छुपे हुए थे। वो अपने समय में अपने समाज के सबसे अग्रणी नेता भी रहे, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन, फिर भी इलेक्शन नहीं जीत पाए। पॉलिटिकल विजन तो उनकी भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही उनके समय में, बट उनकी जो सोशल विजन थी, एक्चुअली अंबेडकर और सावरकर में एक मूलभूत अंतर यहीं पे आ जाता है कि सावरकर का भी जो विजन था वो कॉम्प्रिहेंसिव था, पूरी सोसाइटी के लिए था, बट सावरकर इज़ फॉरमोस्ट एक पॉलिटिकल थिंकर। उनका जो मीन्स है ऑफ एक्सपेंशन या इंस्ट्रूमेंट जो है उनका, वो पॉलिटिक्स है। बट अंबेडकर इज़ वेरी कॉन्शियस ऑफ पॉलिटिक्स, इज़ ऑलवेज एंगेज विद पॉलिटिक्स, बट अंबेडकर हमेशा ऐसा मानते हैं कि पॉलिटिक्स का अल्टीमेटली एक लिमिट है, और जो अल्टीमेट फ्रूशन है किसी भी आइडिया का, प्रिंसिपल का, वो सोशल सेंस में है, नॉट इन पॉलिटिकल सेंस। ये हमें सब जगह दिख जाता है, हम आगे आएंगे जब वो स्पेसिफिकली इस चीज़ की बात करते हैं। बट अंबेडकर की अगर हम सबसे ज़्यादा इनकी कोर जो ग्रेट इंट्यूशंस थी उनकी बात करें, तो उसके लिए मतलब रेफ़र कर सकते हैं। स्टडी सर्कल में हमने शुरू किया था इन दोनों के कोर टेक्स्ट से, उसमें अंबेडकर के लिए हमने लिया था एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। तो अंबेडकर का वैसे तो बहुत कुछ उन्होंने लिखा है, मतलब ही रोट ए लॉट। उनकी जो कलेक्टेड वॉल्यूम्स हैं मैंने भी पूरी नहीं पढ़ी हैं अभी, मैं भी शायद आधी ही पढ़ी हैं अभी तक, बट उसका सारांश आपको कहीं ना कहीं इसमें दिख जाता है। तो अंबेडकर की जो कोर एक इंट्यूशन थी वो थी कास्ट को लेके, बट उनका जो ऑब्सेशन है, कास्ट ऑब्सेशन नहीं बोलूँगा, उनका जो एंगेजमेंट है कास्ट के क्वेश्चन के साथ, इट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ कंटेक्स्ट। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक वेरिएबल ले लिया और उसके साथ मतलब उस पर बात की, ऐसा नहीं है। उनके लिए अगर आप ये पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, ये छोटी सी एक बुकलेट है। ये एक्चुअली उनकी जात पात तोड़क मंडल में एक एड्रेस था उनका, उसमें जाके उनको देना था, बट उनको बाद में बिकॉज ऑफ द कंटेंट ऑफ दिस बुकलेट उनको बाद में वो वहाँ पे नहीं बुलाया गया। तो बाद में उन्होंने इसको एज ए बुकलेट छापा और प्रसारित किया। तो जो कोर कंटेक्स्ट है उसका अगर ये पढ़ेंगे आप जानेंगे कि कास्ट को वो डिफ़ाइन कर रहे हैं एज ए सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया। उनका सिर्फ प्रॉब्लम कास्ट से ये नहीं है कि मतलब एक जेनेटिक चीज़ है एंड इट इज़ नॉट मॉडर्न, इट इज़ फ्यूडल और ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत तार्किक रूप से कास्ट के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं और कास्ट के ऊपर जितने भी तरह के अपोलॉजी एग्जिस्ट करते हैं उसको बहुत ही तार्किक और प्रिसाइज सेंस में वो यहाँ पे इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो दिस इज़ ए फिलोसॉफिकल एंगेजमेंट विद द आइडिया ऑफ कास्ट इन इंडिया। और उनका मेन जो इससे उभरता है, इवन इन दिस बुक, दिस इज़ व्हाट ही रोट बिफोर ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज़्म, बट इस टेक्स्ट के अंदर भी वो अपने आप को रिकग्नाइज़ कर रहे हैं कि वो हिंदुज़म की मार्जिन पे हैं। ही हैज़ ऑलरेडी रिकग्नाइज्ड कि ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन रिफॉर्मिंग हिंदुज़म। वो अपना पैरेलल में
कुछ और आंसर्स चाहते हैं, उस पर वो काम करेंगे, इसके अंदर वो निश्चिंतता दिख जाती है। बट कोई हिंदू आदमी इसको रीड करेगा तो वो क्या समझेगा एनालिसिस ऑफ कास्ट को? एंटी हिंदू। हाँ, बट वो एंटी हिंदू इसको हम सीधा नहीं बोलेंगे। वॉट अम्बेडकर इज़ डूइंग हेयर इज़ कि वो एक तो वो कास्ट को एक फ़िलोसफिकल डिजीज़ मानते हैं, और उसके बाद वो बोलते हैं कि ये हिंदुज़म के साथ जेनेटिकली लिंक्ड है, हिंदू रिलीजन के साथ। तो वॉट अम्बेडकर इज़ डूइंग इन दिस बुकलेट इज़ ही इज़ थ्रोइंग ए क्रिएटिव चैलेंज एट हिंदुज़म कि क्या तुम अपने आप को डिफ़ाइन कर सकते हो इंडिपेंडेंटली ऑफ योर आइडेंटिटी विद कास्ट। और कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए वो कॉम्प्लीमेंटैरिटी आती है, कहीं ना कहीं हिंदुत्व इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और आंसर करने की कोशिश करता है कि इवन एक स्ट्रॉन्ग एंड वायबल हिंदू आइडेंटिटी कैन बी मेड विदाउट कास्ट। कास्ट के बिना भी एक हिंदू आइडेंटिटी पॉसिबल है। ये हिंदुत्व का आंसर है अम्बेडकर के लिए। अभी आंसर कितना स्ट्रांगली बन पाया है, इस पर कितना काम किया जा सकता है, वो अलग बात है। बट यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटैरिटी है अम्बेडकर और हिंदुज़म के, अम्बेडकर और हिंदुत्व के बीच में। इसमें एक बड़ी चीज़ कास्ट के बारे में अम्बेडकर ये बोलते हैं कि जो क्रिएटिव चैलेंज है वो ये है कि एक सोशल वर्ल्ड व्यू जो है हिंदुज़म का, उसको अम्बेडकर सिरे से नकार देते हैं। और अम्बेडकर सिर्फ अपने समय में नहीं नकारते हैं उसको, अम्बेडकर ओरिजिन ऑफ जो सोशल वर्ल्ड व्यू है मनु तक जाते हैं, वेदों तक जाते हैं, इनफैक्ट वहीं से वो नकारते चलते हैं कि वहीं से गलत था ये। और ये पूर्ण रूपेण जो है इसको कोई भी पर्सन हु है सेंस ऑफ इगैलिटेरियनिज्म या फिर सेंस ऑफ डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। ये अम्बेडकर का क्रिएटिव चैलेंज है हिंदुज़म के लिए। तो व्हाट अम्बेडकर इज़ ब्रॉडली आस्किंग फॉर इज़ ए complete reinterpretation of Hinduism in which the social worldview of Hinduism itself is redefined, in which caste does not play a role in Hinduism anymore. ये उनका सबसे बड़ा चैलेंज है। अब उसमें जैसे एक बात तो ये आ जाती है, जब कभी भी जाति और इसकी बात करते हैं तो कि वो तो एक ट्राइबल आइडेंटिटी है, और ट्राइबल जो आइडेंटिटीज़ हैं वो दुनिया के हर कोने में है। बस उसमें यहाँ पे जो उसका स्वरूप हो जाता है वो एक जाति का स्वरूप हो जाता है। और जो अब 2000 साल से तो ये जो डीएनए के साइंस में भी हमको दिखता है कि जो इंटर कास्ट में, मतलब इंट्रा कास्ट जो मैरिजेस शुरू हुई, वो एक स्टैग्नेशन जो आ गया, तो वो उससे भी पहले जाते हैं। तो अगर हम एक प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करें, एग्रेरियन सोसाइटी की बात करें, और जहाँ पे सबका अपना एक, जहाँ पे मोबिलिटी बहुत नहीं है ना, आप एक ही गांव में या एक ही कस्बे में एक ही जगह पे सीमित ज्योग्राफी में आप पूरे अपना जीवन काट देते हो, कोई यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, कोई बड़े वो नहीं है, और वहाँ से कोई सिविलाइजेशन नहीं है, कोई सिटीज़ नहीं है ना। और वहाँ से अगर आप स्किल बेस्ड, जो ये बोला जाता है कि 4 वर्ण, और उस सेंस में अगर आप सबको पार्टीशन करके सबका, उसका जो बाप है वो उसको बेटे को सिखा रहा है, बेटा उसको, पीढ़ी दर पीढ़ी यही चल रहा है, तो कोई एजुकेशन, मास एजुकेशन नहीं है, इसलिए आप, तो वो एक सिस्टम बोला जाता है कि वो बेस्ट है, क्योंकि आपके पास मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो हमको आज जो दिखते हैं वो नहीं है। तो उस समय के लिए अगर सबको एक स्टेबिलिटी देना है, एक ऑर्डर देना है, तो वो एक सिस्टम अच्छा बनाया। तो उस हिसाब से उनका क्या क्रिटिसिज्म उभर के आता है, या जो आज के अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो अम्बेडकरवादी नॉट इन द नेगेटिव सेंस बट पॉजिटिव सेंस में, जो उनको रियल, उनको फॉलो करते हैं। इसमें हम 2 चीज़ बोल सकते हैं अगर इसको पूरे हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में पढ़ा जाए, कास्ट के क्वेश्चन को फ्रॉम अम्बेडकराइट सेंस, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे नुआंसेस हैं, और मुझे पता नहीं कि इसमें, मैंने पढ़ी नहीं है कि इसमें एड्रेस हुए हैं या नहीं वो उस तरीके के। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये है, एक सबसे पहले मैं उस पर बात करता हूँ कि जो कास्ट का डिफेंस है। अब कास्ट को ऐसा हो सकता है, हम बोल सकते हैं कि एट सम पॉइंट इन ह्यूमन हिस्ट्री या फिर इंडियन हिस्ट्री ये एक स्टेबिलिटी का सोर्स था। इनफैक्ट हो सकता है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का सोर्स भी रहा हो, बट ऐसा नहीं हो सकता कि वो रियलिटी हमेशा रही हो, क्योंकि हम देखते हैं कि पुराने टाइम में भी ये जो आइडिया है ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सबका अलग अलग फंक्शन है, इसके खिलाफ वॉइसेस उठी हैं। भक्ति मूवमेंट के अंदर काफ़ी सारी वॉइसेस थी कास्ट के रियलिटी के अगेंस्ट, उसके पहले भी रही हैं। बट अम्बेडकर जब कंटेम्प्रेरी रियलिटी से डील कर रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनके समय में भी ये सारे अपोलॉजिया ऐसे नहीं चल रहे थे कि वो हिस्ट्री के लिए, कि हिस्ट्री में कास्ट मीनिंगफुल थी।
वो सारे अपोलोजिया कि हिस्ट्री में कास्ट मीनिंगफुल है तो अभी भी मीनिंगफुल है, मतलब इन हिज टाइम, ऐसा अपोलोजिया था वो। तो एटलीस्ट इन कंटेम्प्रेरी सेंस, अपने खुद के कंटेम्प्रेरी सेंस में वो इन सारे अपोलोजिया से प्रॉपर डील करते हैं, और वो डील करते हैं एक कंपैरेटिव सेंस में। वो जो और सिविलाइजेशंस जैसे डेवलप हुई हैं उनके जो प्रिंसिपल्स रहे हैं वहाँ से लाते हैं अपने आर्ग्यूमेंट्स, और उसको कंपैरिजन करके दिखाते हैं कि इट इज़ नॉट ए सुपीरियर प्रोडक्ट। फर्स्ट प्रिंसिपल्स पे कास्ट इज़ नॉट ए सुपीरियर प्रोडक्ट। तो एटलीस्ट इन कंटेम्प्रेरी सेंस आई थिंक कन्विंसिंगली ही डिस्ट्रॉयज ऑल ऑफ दोज आर्ग्यूमेंट्स। इनफैक्ट महात्मा गांधी जी ने इसका एक रिप्लाई लिखा था इसका बुकलेट का, तो अम्बेडकर ने उसको इसमें बुकलेट में शामिल किया और उसका आंसर भी लिखा है। तो एटलीस्ट वन रिस्पॉन्स फ्रॉम द हिंदू साइड, एंड कास्ट के ऊपर तो गांधी जी की काफ़ी ऑर्थोडॉक्स सोच थी, तो वो इसके अंदर मौजूद है, वो जो कन्वर्सेशन है। एंड आई पर्सनली एम नॉट कन्विंस्ड बाई गांधी जी जो इसमें बोल रहे हैं। इसमें मुझे तो अम्बेडकर ठीक ही लगते हैं। अच्छा, इसमें हमने सावरकर की भी बात की, तो क्या वहाँ पे कम से कम वो एग्री करते थे दोनों, या वहाँ पे भी कोई डिफरेंस थे? सावरकर का जो कास्ट के बारे में आइडिया है वो अगेन फंक्शनल सेंस में है कि कभी हो सकता है इसने कोई यूज़फुल रोल सोसाइटी के लिए मतलब प्ले किया हो, बट कंटेम्प्रेरी सेंस में अपने टाइम में सावरकर बोल रहे हैं कि मॉडर्न नेशनल हिंदू पॉलिटी सोसाइटी में कास्ट का कोई रोल नहीं हो सकता। अच्छा, कोई रोल नहीं हो सकता, या उसका रोल जो है वो हिंदुत्व के लिए नेगेटिव है, उसके लिए वो हानिकारक है? हानिकारक है, क्योंकि यूनिटी में एक बड़ा वो बनेगी। कास्ट एक्चुअली जो आइडिया ऑफ नेशन है उससे compete करती है फॉर बिकमिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी। तो जब तक मतलब कास्ट को एज ए फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी ट्रीट किया जाता है, तब तक नेशन की जो एक कॉम्प्रिहेंसिव अवधारणा है, नॉट जस्ट पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल कि यू आर ए सिटीजन, बट ऑल्सो कि यू बिलोंग टू ए कम्युनिटी जिसके साथ आप मतलब जिसमें ब्रदरहुड है, जिसमें फ्रेटर्निटी है, उसके अगेंस्ट जाता है कास्ट का आइडिया। इसीलिए अपने कंटेम्प्रेरी सेंस में सावरकर ने भी पूरी तरह नकार दिया कास्ट को। तो जो हम इस्लाम में देखते हैं, जैसे अगर कुछ पैलेस्टीन में हो रहा है तो उसका प्रोटेस्ट यहाँ पे होता है, लेकिन कुछ बंगाल में हो रहा है किसी भी हिंदू के खिलाफ, किसी भी जाति के खिलाफ, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे दिल्ली में शायद बहुत कम प्रोटेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। कंपैरिजन वाइज मैं बात कर रहा हूँ दोनों समाजों की। उसी तरीके से अगर राजस्थान में किसी राजपूत के साथ कुछ गलत हुआ तो उत्तर प्रदेश का राजपूत भी खड़ा हो जाएगा, या उसकी जो कास्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो खड़ी हो जाएंगी। उसी तरीके से कोई भी कम्युनिटी ले लीजिए, चाहे आप जाट गुज्जर कोई भी ले लीजिए, वो सभी के लिए वो सत्य है। लेकिन एक हिंदू के नाम पे खड़ा होना और वो फील करना, एम्पैथी, एक नेशनहुड फील करना, वो अभी हमको उसकी झलकें दिख रही हैं, लेकिन वो आत्मसात नहीं किया है समाज ने अभी पूरी तरीके से। बिल्कुल, एक्चुअली ये वही चीज़ है, ये सावरकर राइट अंडरस्टैंडिंग यही होगी इसकी, कि सावरकर ने एक सत्य स्थापित कर दिया कि अगर हिंदू फ्रेटर्निटी है तो ये बहुत नेचुरल होगा। बट अगर क्योंकि अभी फ्रेटर्निटी पूरी नहीं है, धीरे धीरे बन रही है, इसलिए चीज़ें कुछ दिखनी शुरू हुई हैं। तो अभी आई थिंक मतलब दीज प्रिंसिपल्स आर काइंड ऑफ ऑल्सो कोलैबोरेटिंग, कॉम्पिटिटिव थोड़ा कोएग्जिस्टेंस है कास्ट के और हिंदू फ्रेटर्निटी के प्रिंसिपल का। बट सावरकर का सत्य यही है कि वो फ्रेटर्निटी होनी पड़ेगी, और उसके लिए जो है आपकी फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी हिंदुज़म होना चाहिए, हिंदू कल्चर होना चाहिए, या फिर ये हिंदुत्व होना चाहिए। इनफैक्ट दिस इज़ हिंदुत्व के ग्लोबल अगर सेंस में हिंदुत्व एग्जिस्ट करता है तो ये ऐसे ही एग्जिस्ट करता है कि अगर यूएस में कुछ हो गया हिंदूज़ के प्रति, या बांग्लादेश में कुछ हो गया, या ब्रिटेन में कुछ हो गया, तो अगर फ्रेटर्निटी है हिंदुत्व की तो इंडिया से रिस्पॉन्स होगा ऑब्वियसली। इनफैक्ट अगर इंडियन गवर्नमेंट हिंदुत्व लेड है तो इट मेक्स दैट कमिटमेंट ऑल्सो ऑब्वियस कि इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो बिकम्स कमिटेड टू दैट क्वेश्चन। तो हिंदुत्व का अगर कोई ग्लोबल पक्ष है तो यही है फ्रेटर्निटी वाला, कि एक आइडिया ऑफ ग्लोबल हिंदू फ्रेटर्निटी, जो कहीं ना कहीं इजरायली स्टेट में दिखता है, जोविश स्टेट में दिखता है। तो वो अभी हम कह सकते हैं कि अभी तो हिंदू नेशन ही नहीं आया, तो स्टेट तो अभी थोड़ा दूर ही है। तो पहले नेशनहुड आएगा तब ही स्टेट की एक परिकल्पना भी की जा सकती है ट्रू सेंस में। अच्छा, एक जो बात बोली जाती है, पता नहीं उसका अपोलोजिया बोलेंगे या नहीं, लेकिन एनाइलेशन ऑफ कास्ट जो कोशिश बहुत हुई है, जहाँ पे भी हुई है वहाँ पे कास्ट और
तीव्र और प्रबल तरीके से उभर के आई है। चाहे हम तमिलनाडु का एग्ज़ाम्पल ले लें या और जगह बिहार का एग्ज़ाम्पल ले लें। तो एनाइलेशन ऑफ कास्ट या एनाइलेशन ऑफ कास्टिज़म, एक्चुअली जो भी मतलब अम्बेडकर का सिद्धांत है या सावरकर का सिद्धांत है, उसमें हम चीज़ देखते हैं कि कास्ट से जो उनका एंगेजमेंट है एज़ फर्स्ट प्रिंसिपल है, तो उन्होंने क्योंकि फ़िलोसॉफिकली डील किया है इस क्वेश्चन के साथ, तो वो उस कैटेगरी की ही रिजेक्शन में मान्यता रखते हैं, नॉट जस्ट द एटीट्यूड। क्योंकि वो जो कैटेगरी है कास्ट एज ए कैटेगरी, वो सिर्फ एक सोशल एटीट्यूड नहीं बनाती है, वो एक मतलब और तरीके के एटीट्यूड भी बनाती है जो हानिकारक हैं। और जैसा कि मैंने पहले बोला कि इट इज़ ऑलवेज इन कंपटीशन विद लेट अस से हिंदुइज्म एज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी और इंडियन नेशन एज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी। इनफैक्ट इस सेंस में कास्ट ऐसी, उसको ऐसा मानना चाहिए। मैं अगेन लेट मी गो बैक टू अम्बेडकर का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है एक्चुअली, उनका जो पूरा काम है एनाइलेशन ऑफ कास्ट एवरीथिंग, वो इस पे ही निर्भर है। उनका आइडिया है एक क्रिएटिव नेशनलिज्म का। ही इज़ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिवोटेड टू इंडियन नेशनलिज्म एंड he has a monumental perspective of nationalism. He says in one of his writings कि people say कि I am Indian first, Kannadiga second, Indian first, Tamil second. He says कि ये सब बकवास है। आपने सुना होगा कि वी आर इंडियन फर्स्ट एंड इंडियन लास्ट, ये अम्बेडकर ने बोला था। इसका मीनिंग क्या है? अम्बेडकर इज़ ए चैम्पियन ऑफ मोन्यूमेंटल नेशनलिज्म। मोन्यूमेंटल नेशनलिज्म का मतलब है कि नेशन की कैटेगरी जो है ना, उसके सामने बाकी सब compete कर ही नहीं सकते। ऐसा नहीं कि compete किया और वो सेकंड आ रहे हैं, नो। वो कैटेगरी इतनी अलग है क्योंकि अम्बेडकर के लिए नेशन का मतलब है वो फाउंडेशन जिसके ऊपर लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी बिल्ड होंगी। और कोई भी इनमें से कैटेगरी जो है ये फिलोसॉफिकल फाउंडेशन नहीं बना सकती है। तो स्टेट का कभी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता। तो ये सब फिलोसॉफिकल आइडियाज़ जो हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, लॉ, रूल ऑफ लॉ और अगेन लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ऑल ऑफ दीज रिसाइड फॉर अम्बेडकर। ये अम्बेडकर के लिए ये नेशन का जो आइडिया है ना, उसके अंदर ये पोटेंशियल्स हैं। ये बाकी कोई चीज़ से कम्पीट नहीं कर सकती, कास्ट, रीजन, लैंग्वेज। तो अम्बेडकर एक्चुअली इन सब चीज़ों को लेके काफ़ी मतलब परेशान थे। अभी तो मैं एनाइलेशन ऑफ कास्ट की बात कर रहा था, बट उनकी एक वो है ग्रामर ऑफ एनार्की स्पीच है, जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन वो जो ड्राफ्टिंग असेंबली थी उसमें दी थी जस्ट वन डे बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड। वो भी काफ़ी छोटी स्पीच है एंड आई थिंक वो भी पढ़ने लायक है, क्योंकि उसमें अम्बेडकर जो हैं अपना जो पूरा वो जो उनका दलित प्रोजेक्ट था उससे ऊपर आते हैं। वो एक्सेप्ट करते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ये सोच के आए थे कि वो दलितों के अगुवा होंगे, दलितों को की जो राइट्स हैं उनको चैम्पियन करेंगे। बट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने मतलब उनको पहले तो ड्राफ्टिंग कमेटी में शामिल किया और फिर उसका चेयरमैन भी बना दिया। तो वहाँ पे व्हेन ही इज़ आर्ग्यूइंग इन ग्रामर ऑफ एनार्की स्पीच, ही इज़ स्पीकिंग अबाउट इंडिया एज ए कंसेप्ट, एज ए होल। वहाँ पे उनका कंसर्न फिर कास्ट नहीं रह जाता है, बड़े सेंस में और चीज़ें कंसर्न आ जाती हैं। तो वहाँ पे वो बोलते हैं कि क्या इंडिया जो है काफ़ी दुख के और मतलब घोर अवसाद के साथ वो बोलते हैं कि क्या इंडिया हमेशा डिवाइडेड रहा है, पॉलिटिकल यूनिटी नहीं रही है। क्या इंडिया में जो ये डाइवर्सिटी दी गई है, क्या इंडिया का यही मतलब फ्यूचर है कि वो बार बार डिवाइड ही होता रहेगा। तो ही वांट्स इंडिया टू अंडरस्टैंड कि जो ये पॉलिटिकल यूनिटी मिली है ये बहुत ज़्यादा आसानी से खोई जा सकती है। और फिलोसॉफिकल लेवल पे ये डिवाइड कैसे आएगा? ये ऐसे ही आएगा जब बाकी लेवल पे फॉल्ट लाइंस होंगी और ये जो बाकी फॉल्ट लाइंस हैं जब ये नेशन की यूनिटी वाला जो कंसेप्ट है उसके साथ जो है कम्पीट करने लगे। और अम्बेडकर को काफ़ी अम्बेडकर प्रोजेक्ट ने जो एक सेंस लिया है वो अम्बेडकर की चैम्पियनिंग ऑफ इगैलिटेरियनिज्म या इक्वालिटी के सेंस में लिया है। बट अम्बेडकर वॉज ए इक्वल चैम्पियन ऑफ लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। ये दोनों चीज़ें भी अम्बेडकर के अंदर दिखती हैं। और एनालिसिस ऑफ कास्ट में अम्बेडकर का सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट, वो काफ़ी दुख के साथ ये बोलते हैं कि कास्ट की वजह से एक्चुअली हिंदू फ्रेटर्निटी कभी पॉसिबल है नहीं, ऐसा बोलते हैं वो। व्हेन ही इज डिसमिसिंग कास्ट एज ए कैटेगरी, नॉट जस्ट एटीट्यूड ऑफ कास्टिज्म, कास्ट एज ए कैटेगरी। हिंदू फ्रेटर्निटी इसलिए डेवलप नहीं हो पाई क्योंकि कास्ट ने एक आइलैंड लाइक एग्जिस्टेंस जो है वो बनाया, उसकी वजह से वो आइलैंड लाइक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस पनपा, उसकी वजह से कभी भी फ्रेटर्निटी पॉसिबल नहीं हो पाई, जैसी इस्लाम में है और जैसी क्रिश्चियनिटी वगैरह में है, वहाँ पे ये बोलते हैं।
तो अंबेडकर और सावरकर दोनों दे रिजेक्ट कास्ट एज ए फाउंडेशनल एलिमेंट। अगेन ये ऐसी चीज़ है जैसे फ्रॉम एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कास्ट एज इंटीग्रल टू लाइफ देन सेइंग की फ्रीडम फ्रॉम कास्टिज़म, ये ऑलरेडी प्रोग्रेस है टुवर्ड्स द आइडिया ऑफ एनाइलेशन ऑफ कास्ट, ये ऑलरेडी प्रोग्रेस है। बट उन दोनों का सत्य जो मैंने बोला था कि उन्होंने कभी भी उसको आधा सत्य नहीं बोला, पूरा सत्य जो उनकी खुद की अन्वेषण थी, जो उनकी खुद की साधना थी, उसका ये है कि कास्ट एज ए फंडामेंटल रियलिटी इट हैज़ नो मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस इन मॉडर्न इंडिया, ऐसा था उनका। खैर जो जाति है उसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक अलग से हम संवाद कर सकते हैं, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड। लेकिन ये एक इंट्यूशन था कास्ट एनालिसिस ऑफ कास्ट वाला। उसके अलावा दूसरा इंट्यूशन जो मैंने अभी बोला ना कि नेशन जो है इंडिया में जो नेशन है, अंबेडकर का मानना था कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस में नेशन बना लिया है बट हमारा नेशन अभी बना नहीं है। और अगेन यहाँ उनकी प्रॉब्लम पॉलिटिकल नहीं थी, पॉलिटिकल तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वालिटी, सिटीजनशिप ये सब दे दिए हैं, बट उनका मानना था कि जब तक सोशल सेंस में ये कन्वर्ट नहीं होगी तब तक इसका कोई मायने नहीं है। और नेशन की जो इंडिया की एग्जिस्टेंस है अंबेडकर के लिए वो प्रिकैरियस है। मतलब उनका ऐसा मानना था कि भारत जो ये देश हमने बना दिया है ना, इसका खाका बना दिया है, बट लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी टू कन्वर्ट इट इनटू एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया ऑफ सॉलिड आइडिया ऑफ कंक्रीट आइडिया ऑफ नेशन। ये अंबेडकर की अवधारणा थी। तब तक नेशन की एग्जिस्टेंस प्रिकैरियस है, वी कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड, कुछ भी हमें ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। हमें हमेशा मतलब जो है सोशल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे और कल्चरल लेवल पे वी विल हैव टू एक्सर्ट एक बहुत ज़्यादा एफर्ट इंडियन नेशन को एकदम मूर्तिमान बनाने के लिए। ये अंबेडकर की सेकंड इंट्यूशन थी। और इसमें मेरे अंबेडकर का वही मानना था कि बहुत सारी कैटेगरीज जो हैं इंडिया में विच ऑल्सो समटाइम्स क्लेम मतलब बिहेवियर ऑफ नेशनहुड फॉर देमसेल्व्स, जैसे लैंग्वेज है, रीजन है और कास्ट है, इन सब से अंबेडकर को मतलब डीप लेवल पे डिस्गस्ट था। एज आई सेड अर्लियर कि नन ऑफ देम कैन फिलोसॉफिकली कम्पीट विद द आइडिया ऑफ नेशन। अभी भी हम देखते हैं कि किसी राज्य में वो ऐसा बोल रहे हैं कि बाहर के लोग यहाँ के नहीं रह सकते हैं। तो दिस काइंड ऑफ आइडिया कि कोई इंडिया के अंदर भी कोई रीजन है जिसमें मतलब वो है ये आइडिया भूमिपुत्र कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं, बाहर के राज्य के लोग यहाँ के नहीं रह सकते। दिस इज़ एक स्टेट और रीजन ट्राइंग टू क्लेम नेशनहुड फॉर इटसेल्फ। ये एक राज्य है जो राष्ट्र बनना चाह रहा है, राज्य के अंदर ऐसा कोई आइडिया हो ही नहीं सकता। ये तो मतलब आप ये कह सकते हो कि सावरकराइट सेंस में भी और अम्बेडकराइट सेंस में भी ये ट्रीज़न है। और ये तो बहुत मतलब एक तरह की प्रॉब्लम है। दूसरे तरीके की प्रॉब्लम होती है जब लैंग्वेज अपने आप में एक सोवरेनिटी डिमांड करने लगती है। जब लैंग्वेज बोलती है कि ये मेरा एरिया है, इसके अंदर दूसरी लैंग्वेज नहीं आ सकती। ये भी दिस इज़ एक लिंग्विस्टिक रीजन ट्राइंग टू क्लेम नेशनहुड फॉर इटसेल्फ। ये नेशन का जो फंडामेंटल कंसेप्ट है उसके मतलब उसके अगेंस्ट जाता है। तो ये अंबेडकर की दूसरी इंट्यूशन है कि नेशन को हम फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। अभी इंडिया बहुत चीज़ों से प्रॉब्लम से डील करेगा बिफोर इट सोशली एंड फ्रेटर्नली बिकम्स ए नेशन। तो इंडिया इज़ इन ए फेज ऑफ नेशन बिल्डिंग। इंट्यूशन तो मैं क्या बोलूँ, इसमें एक ये बोल सकते हैं कि बहुत ही ब्रॉडर सेंस में अंबेडकर का एक ये भी है कि उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। अब इसका जो उनका बौद्ध धर्म की तरफ जो रुझान था और जो इवेंचुअल एडॉप्शन है बौद्ध धर्म का, इसको भी हम नए तरीके से देख सकते हैं। पहले तो अंबेडकर ने जो बाकी सारे रिलीजन नेगेट किए, उसका प्रिंसिपल ये था, उन्होंने बोला कि इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी आर डी नेशनलाइजिंग। दिस इज़ अ सावरकराइट आर्ग्यूमेंट। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी डी नेशनलाइजिंग है, ये सावरकर की इंट्यूशन थी। ये समझाना पड़ेगा आपको, डी नेशनलाइजिंग क्या है। मतलब डी नेशनलाइजिंग ये है कि हम ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई मतलब इस्लाम को मतलब मानने वाला है या क्रिश्चियनिटी को मानने वाला है तो वो नेशनलिस्ट नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। बट जो इंडियन रिलीजन्स हैं जैसे हिंदुज़म है, बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, इनका जो सेक्रेट ज्योग्राफी है और जो इनके जो फादरलैंड का आइडिया है, वो दोनों कहीं ना कहीं भारत के अंदर विद्यमान है। तो इनके अंदर तो कॉन्फ्लिक्ट होती ही नहीं है नेशन की और रिलीजन की। बट बाकी रिलीजन्स में क्या होता है, ऐसा नहीं कि बाकी रिलीजन्स के लोग जो हैं उनको वो नहीं कर सकते, उनको प्रोसेस नहीं कर सकते। दे कैन प्रोसेस देयर डिफरेंसेस एंड इवेंचुअली कम टू नेशनलिज्म। बट वो कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करता है कि फादरलैंड और इवेंचुअल सेक्रेड आइडिया जो है सेक्रेड लैंड का, वो इंडिया में नहीं है। तो इसलिए, और ये खाली आइडियल वाली बात नहीं है,
ये अम्बेडकर ने देखा कि पाकिस्तान बन रहा है, पाकिस्तान का आर्गूमेंट चल रहा है, तो अम्बेडकर के लिए मतलब एक साक्षात सत्य था कि जो और रिलीजन्स हैं हो सकता है कि दे आर नॉट बाई फर्स्ट प्रिंसिपल्स एज नेशनलिस्टिक एज इंडियन रिलीजन्स। तो उन्होंने बुद्धिज़्म के अंदर एक पोटेंशियल देखा, एक नेशनल पोटेंशियल भी देखा और एक फ़िलोसॉफिकल पोटेंशियल भी देखा, तो हिस्टोरिकल पोटेंशियल देखा। तो अम्बेडकर का जो ये बुद्धिज़्म का अडॉप्शन है, क्योंकि ये धर्म का जो वाइडर पैराडाइम है, क्योंकि बौद्ध भी अपने आप को मतलब बुद्धिज़्म भी धर्म ही बोलता है और जैनिज़्म भी धर्म ही बोलता है, और हिंदुज़्म के अंदर तो धर्म की काफ़ी सारी और संकल्पनाएं हैं। तो उसमें एक्चुअली अम्बेडकर का ऐसा प्रकट होना बौद्ध के रूप में, नॉट जस्ट बौद्ध, एक बोधिसत्व के रूप में प्रकट होना, ये एक्चुअली भारत के अंदर जो डायलॉग्स रहे हैं ना फिलोसफी के लेवल पे, जो भारत के अंदर खुद जनित हुए हैं और जो आपस में हुए हैं, बौद्ध धर्म का हिंदू धर्म का, और बौद्ध धर्म का जैन धर्म का आपस में, जैन धर्म का हिंदू धर्म का, और बहुत सारे जो इसके छोटे छोटे रूप भी हैं, तो उसका एक प्रकार मानना चाहिए कि रैदर दैन एक कन्वर्जन इन ए स्ट्रिक्ट रिलीजियस सेंस, इट इज़ ए न्यू डायलॉग ऑन एथिक्स। एथिक्स के ऊपर जो डायलॉग हैं इंडिया के अंदर चलते रहे हैं कि व्हाट इज़ द राइट वे टू लिव, हाउ शुड वी बिहेव विद अदर पीपल। तो इसमें अम्बेडकर ने बुद्धिज़्म को एक नए पोटेंशियल के साथ जनरेट करने की कोशिश की, और इसमें अम्बेडकर ने एक नया काम ये किया कि अम्बेडकर ने अपना जो नया जो बौद्ध मत नवयान के नाम से प्रतिपादित किया, उसमें काफ़ी नवीनता है। उसमें उन्होंने हीनयान और जो हीनयान नहीं बोलना चाहिए, जो थेरवाद और जो महायान बुद्धिज़्म के और डेवलप्ड प्रकार थे, उन सब से साइड में अपना एक नया मत चलाया। उसको उन्होंने जितना भी वो मतलब कमिटेड टू ट्रूथ, जो उनका आइडिया था, साइंटिफिक ट्रूथ, सोशल ट्रूथ, उसको जितना कमिटमेंट बना सकते थे, उस तरीके का उन्होंने नवयान बौद्ध धर्म बनाया। इनफैक्ट जो एनलाइटनमेंट का आइडिया है बुद्ध के लिए वो एकदम फिलोसॉफिकल मेटाफिजिकल है, बट जो अम्बेडकर के लिए बुद्ध का आइडिया है फिलोसॉफिकल के अलावा वो सोशल भी इम्पॉर्टेंट है। और अम्बेडकर का आइडिया ऑफ एनलाइटनमेंट इज़ नॉट मेटाफिजिकल, इट इज़ सोशल। फ्रीडम फ्रॉम इंडिग्निटी, फ्रीडम फ्रॉम इनइक्वालिटी, ये सब अम्बेडकर का आइडिया ऑफ एनलाइटनमेंट में भी आता है। अच्छा, अब कई लोग कहेंगे कि जो अम्बेडकर के जो ये आइडियाज़ हैं, ये हैविली वेस्टर्न एजुकेशन जो उनकी थी उससे इंस्पायर्ड हैं, और जो एनलाइटनमेंट जो प्रिंसिपल्स हैं, जो क्रिश्चियन सोसाइटी को जिसने रिफॉर्म किया, वो एक तरीके से वही हैं। तो इसमें भारतीयता वो नहीं है, तो इसको कैसे देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा कोई बोलता है तो उसके लिए भारतीयता का मीनिंग बहुत ज़्यादा छोटा करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि अम्बेडकर हैड एक्सेस टू वेस्टर्न एजुकेशन, बट अम्बेडकर ने जो वेस्टर्न, जिसको हम वेस्टर्न प्रिंसिपल बोल रहे हैं या फिर इंडियन प्रिंसिपल्स, अम्बेडकर के लिए वो वेस्टर्न या इंडियन नहीं है, वो ह्यूमन प्रिंसिपल्स हैं। कुछ कोर प्रिंसिपल्स जो हैं वो ह्यूमन प्रिंसिपल्स हैं, और ह्यूमन प्रिंसिपल के साथ वो ऐसा चाहते हैं कि वो भारत का जो खाका है, भारत की जो आउटलाइन है, भारत के जो खुद के आइडियाज़ रहे हैं, जैसे बुद्धिज़्म ग्रेट आइडिया, तो उसके हिसाब से इंडिया को अडॉप्ट करने चाहिए, ये उनका आर्ग्यूमेंट है। वैसे तो अम्बेडकर पे जो एक प्रैग्मेटिस्ट फिलॉसफी है यूएस में थी उस समय, उसका भी इन्फ्लुएंस था। इनफैक्ट कुछ लोग ऐसा क्लेम कर सकते हैं कि नेशनलिज्म इटसेल्फ इज़ वेस्टर्न, उसमें कुछ इंडियन नहीं है। बट सावरकर जो है, दिस इज़ व्हाट ही शोज़ कि कुछ एक ह्यूमन लेवल पे प्रिंसिपल है, तो वो भारत में भी जन्म लेगा, और वो जब भारत में जन्म लेगा तो वो भारत के हिसाब से ही अपनी बात कहेगा। तो सावरकर को ऐसा नहीं, सावरकर डज नॉट नीड डीकोलोनाइजेशन कि सावरकर के ऊपर वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस थे। अम्बेडकर डज नॉट नीड डीकोलोनाइजेशन। ये वो लोग हैं जो इंडिया के अंदर खुद का जो रॉ मटेरियल है, जो हम बोल रहे हैं ना भारतीय मूल्य, वो भी तो किसी ने बनाए हैं ना। ये वो लोग हैं जो भारतीय मूल्यों को ही एक्सपेंड करते हैं, वो लोग हैं। तो अभी बात आती है कि दोनों ही के, चाहे आप अम्बेडकर को ले लीजिए, चाहे आप सावरकर को ले लीजिए, जो इनके जो आइडियोलॉजिकल संतान हैं, जो आज विभिन्न पार्टियों में आप कह सकते हैं, विभिन्न तो नहीं लेकिन जो इनके आइडियोलॉजिकल संतानें हैं, उनमें एक कहीं ना कहीं समन्वय जो है वो नहीं दिखता है। तो आपने जैसे बात की कि बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं, ये सेम नहीं हैं दोनों। सेम कहना एक गलत बात होगी। आपने बताया कि बहुत सारी सिमिलरिटीज़, तो आपने जिस तरीके से बताया वो है। डिफरेंस क्या है इनमें? अगर हम कोर डिफरेंस देखें दोनों में, वैसे एक्चुअली मैं उसके पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा
कि डिफरेंसेस का होना डज़ नॉट, इसका ये मीनिंग नहीं है कि वो कॉम्पिटिटिव ही होंगे, दे कैन बी कंस्ट्रक्टिव ऑल्सो, एंड डिफरेंसेस का पूरक भी हो सकते हैं। और डिफरेंसेस का होना हमेशा ऐसा नहीं है कि दैट विल बिकम एडवर्सरियल। इंडियन नेशनल जो फ्रीडम स्ट्रगल थी उसका एक बहुत बड़ा, जो मैं पहले भी बोला है कि हमें उससे बहुत कुछ सीखना चाहिए, उसका सबसे बड़ी एक सीख ये है कि इफ़ यू हैव ए क्लियर गोल इन माइंड, जैसे इंडिया की फ्रीडम, तो बहुत सारे लोग जिनमें आपस में वैचारिक लेवल पे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं वो साथ में काम कर सकते हैं, क्योंकि दे आर ओरिएंटेड टू फ्यूचर, उनकी आंखें भविष्य पे हैं। जब सामने का मतलब रास्ता क्लियर होता है कि एक कुछ मतलब एग्जैक्ट चीज़ हमारे दिमाग में होती है कि ये अचीव करनी है, तो डिफरेंसेस डोंट मैटर इतना ज़्यादा। ऐसा नहीं कि डिफरेंसेस जस्ट बिकम दे आर नेग्लेक्टेड, डिफरेंसेस एग्जिस्ट, बट डिफरेंसेस के साथ भी आगे काम किया जा सकता है। ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में काफ़ी लोगों ने दिखाया है। तो अगर हम अभी पास्ट ओरिएंटेशन से फ्यूचर ओरिएंटेशन की बात करें इंडिया की, मान लीजिए इंडिया के लिए 2047 एक बहुत ही उस टाइप का एक वैसा बन जाए गोल जैसा 1947 मतलब फ्रीडम था बहुत सारे लोगों के लिए पहले, एक फ़िलोसॉफी के लेवल पे कि दिस इज़ समथिंग न्यू एंड उसके लिए हम मतलब काम करेंगे, तो ऐसा बन जाए तो हमारे लिए डिफरेंसेस उतना मायने नहीं रखेंगे, मतलब वी विल बी एबल टू वर्क विद डिफरेंसेस। इसके बाद बात आती है कि डिफरेंसेस कुछ पूरक होते हैं, कुछ वैसे होते हैं। डिफरेंसेस सावरकर अम्बेडकर में मेन तो यही होगा कि सावरकर के लिए हिंदुज़म, हिंदू कल्चर इज़ ए रॉ मटेरियल विच इज़ टू बी वर्कड विद, जिसके साथ काम करना है, जिसकी पॉसिबिलिटीज़ तराशनी है और जिसका मतलब और रिफाइंड वर्जन हमें क्रिएट करना है। अम्बेडकर रिजेक्टेड ए लॉट ऑफ दैट रॉ मटेरियल। अम्बेडकर का ऐसा मानना था कि बहुत सारा जो सोशल रॉ मटेरियल है वो कहीं ना कहीं काम नहीं करेगा, उसके अंदर ही विषमताएं हैं, उसके अंदर ही कुछ प्रॉब्लम है। तो जो पॉसिबिलिटी सावरकर को दिखती है रॉ मटेरियल में, मतलब इंडियन कल्चर के, वो ऐसा नहीं कि अम्बेडकर को नहीं दिखती है। अम्बेडकर भी बोलते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी रही है, इंडिया में लिबर्टी का कंसेप्ट रहा है, इंडिया में फ्रीडम भी रही है, बट जो हिंदू रॉ मटेरियल है उस पर उन दोनों के विचार सेम नहीं है। बट अम्बेडकर भी ऐसा बोलते हैं, अम्बेडकर का कहना ये था कि मैं हिंदू रिफॉर्मर नहीं बनूंगा, ये मेरा काम नहीं है हिंदू धर्म को रिफॉर्म करना या हिंदू कल्चर को रिफॉर्म करना। मेरे जो अपने लोग हैं उनका जो मतलब जीवन है, अगर वो व्यथित जीवन जी रहे हैं तो उसको वारना मेरा काम है। उन्होंने वो काम किया जो कि मतलब एकदम ऑनेस्टली उन्होंने बोला है कि हिंदू रिफॉर्म मेरा काम नहीं है। बट ही सेज इन एनालाइजेशन ऑफ कास्ट कि अगर कोई कर सकता है, अगर आप कर रहे हो तो मेरी पूरी जो है सहानुभूति आपके साथ है। तो अम्बेडकर इज़ ऑब्वियसली वेरी पॉजिटिव अबाउट दी मतलब प्रोजेक्ट ऑफ हिंदू रिफॉर्म। उनके लिए उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी उसके अंदर नहीं है क्योंकि उसको वो डेड एंड मान लेते हैं। बट यहीं पे मतलब इन दोनों की जो आइडिया हैं, इन दोनों को अगर हम पूरक मान के चलें तो वही है कि हिंदुत्व वो काम कर रहा है जो अम्बेडकर को लगता था कि हो ही नहीं सकता हिंदू समाज के साथ। तो ये एक डिफरेंसेस उभर के सामने आता है। अभी जो हिंदुत्व प्रोजेक्ट है उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट में कम से कम जो एक चीज़ की कमी है आज भी हम देखते हैं, उसमें स्वर्ण तो पहले ही कन्वर्ट हो गए हिंदुत्व प्रोजेक्ट में। उसके बाद ओबीसी का भी पूरा कन्वर्जन, आप पूरा तो नहीं कहेंगे, कुछ जो कास्ट हैं अभी भी मार्जिन्स पे हैं और उसमें पॉलिटिकल भी चीज़ें रहती हैं, तो वो भी है। लेकिन उसके बाद जो सबसे कम पेनिट्रेशन अगर आप कहेंगे हिंदुत्व का एज अ सोशल, एज अ पॉलिटिकल प्रोजेक्ट, वो कहीं ना कहीं एससीज में आता है और वो हमको बार बार हर इलेक्शन दर इलेक्शन वो देखने को मिलता है। अगर थोड़े बहुत जो चेंज आया है 2014-2019 के लोकसभा इलेक्शंस में जो हमको दिखा और कुछ स्टेट्स में भी शायद दिखा हो, उसका कारण एक मोदी का जो कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी और उनका जो सोशल जस्टिस का जो आयाम है, जिसमें आप वेलफेयर स्कीम्स, आप सबसे बड़ा जो उनका फैक्टर है, वो उसकी वजह से वो थोड़ा बहुत जो एससी वोट बैंक है वो भाजपा की तरफ गया है। लेकिन एट द सोशल लेवल, एट द पॉलिटिकल लेवल, इन द ट्रू सेंस हिंदुत्व के उस प्रोजेक्ट के सेंस में वो अभी तक कन्वर्जन आप नहीं कह सकते। तो इस इलेक्शन में भी 2024 का इलेक्शन में सबसे बड़ा जो डर है और जो सबसे बड़ी चिंता होगी भाजपा के लिए, वो भी वही वोट बैंक है जो एससी वोट बैंक है, क्योंकि वो कल्चरली और सोशली और पॉलिटिकली वो कन्वर्ट नहीं हुआ है हिंदुत्व प्रोजेक्ट में। तो अब ये समन्वय आप कह रहे हैं, आप ये पूरक करने का कोशिश है, ये संवाद है, इसको किस तरीके से
उसको कन्वर्ट किया जा सकता है उस सेंस में? मैं इसको एक्चुअली पॉलिटिकल प्रोजेक्ट के सेंस के पहले फ़िलोसॉफिकल सेंस में मतलब एड्रेस करना चाहूँगा। जो दलित आइडेंटिटी है, पॉलिटिकल आइडेंटिटी, उस पे अम्बेडकर का बहुत इन्फ्लुएंस है। और अगर रियलिस्टिकली बोलें तो अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी इन दलित आइडेंटिटी, इट हैज़ बीन ए फोर्स ऑफ डी हिंदुआइजेशन। क्योंकि जो दलित आइडेंटिटी अम्बेडकराइट डिस्कोर्स प्रमोट करता है वो ऐसा है कि अम्बेडकर ने दलित्स को ये समझाया है कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं दे आर रिलेटेड टू दियर पोजीशन, उनका जो स्थिति है हिंदू सोशल सिस्टम में, तो उनकी पॉलिटिकल फ्रीडम और सोशल फ्रीडम ये सब इंटरलिंक्ड है। एंड ये फ्रीडम आती है हिंदू जो पूरा मैट्रिक्स आइडेंटिटी का उससे अलग मूव करके, जिसका अम्बेडकर ने खुद उपाय बताया था कि बौद्ध बनना। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स और भी हैं। प्रॉब्लम्स ये हैं कि जो अम्बेडकर का प्रिंसिपल था फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, उसमें से अम्बेडकराइट मूवमेंट ने एक इक्वालिटी वाला ग्रहण किया है, बाकी सबको छोड़ दिया है। तो अम्बेडकर का जो एक्चुअल नेशनल प्रोजेक्ट था दैट इज़ एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। तो वो प्रोजेक्ट तो अब कोई दलित पॉलिटिशियंस के बारे में बात नहीं करता है, बात करता है तो दे डोंट एक्चुअली मीन इट। कांशीराम ने तो एक्चुअली ये जो कॉन्ट्रडिक्शन था अम्बेडकर की आइडियोलॉजी में कि एनाहिलेशन ऑफ कास्ट डिज़ायरेबल है, बट वो जो लोकस है मोबिलाइजेशन का इसके अगेंस्ट वो भी कास्ट बेस्ड है। तो ये कांशीराम ने तो मतलब सीधे रूप से बोल दिया था कि वी डोंट डिज़ायर एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, वी ओनली नीड टू यूज़ इंस्ट्रूमेंटली यूज़ कास्ट टू वर्क विद पॉलिटिक्स। तो जो बहुत ही मॉन्यूमेंटल लेवल पे मैंने बोला, जो उसका अम्बेडकर जी का जो कोर इंट्यूशन था एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, वो अम्बेडकराइट पूरी फ़िलॉसफी से पॉलिटिक्स से गायब है। वो तो उसकी टेलियोलॉजी में भी नहीं आता है। ऐसा भी नहीं बोलते हैं कि अभी प्रैक्टिकल नहीं है आगे जाके करेंगे, ऐसा भी नहीं है, वो पूरे विजन से ही गायब है। दूसरा अम्बेडकराइट प्रिंसिपल ऑफ फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी जो है, अम्बेडकर डिड नॉट टॉक अबाउट फ्रेटर्निटी ऑफ दलित पीपल, फ्रेटर्निटी ऑफ इंडियन पीपल। तो ये आइडिया भी गायब है क्योंकि अम्बेडकर की एक पर्टिकुलर रीडिंग से ही लोग आगे बढ़े हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अगर अम्बेडकर की एक ब्रॉडर रीडिंग, एक कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग इन विच प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी आर एनश्राइंड, अगर उसके साथ आगे बढ़ा जाए तो अम्बेडकर का एक नया एक स्वरूप उभरता है, नई रीडिंग उभरती है। और इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं दलित डिस्कोर्स के अंदर भी और नॉन दलित डिस्कोर्स के अंदर भी ऐसा ही। और इसमें अगेन अगर हम ऐसे मतलब रीडिंग करेंगे तो इसमें हिंदुत्व और अम्बेडकराइट प्रिंसिपल्स पूरक होते हैं एक दूसरे के, क्योंकि हिंदुत्व ऑल्सो नीड्स एक सोशल वर्ल्ड व्यू विच इज़ नॉट जस्ट सोशल जस्टिस वाला। फ्रेटर्निटी की बात करना और लिबर्टी की बात करना ये भी सोशल वर्ल्ड व्यू है, उसके अंदर इक्वालिटी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बट सोशल जो वर्ल्ड व्यू है वो सिर्फ सोशल जस्टिस और एक्टिविस्ट नहीं हो सकता है। सोशल वर्ल्ड व्यू ऐसा होना चाहिए जिसमें हर एक इंडिविजुअल की उत्थान की पॉसिबिलिटी हो, उसकी जो इनहेरेंट पोटेंशियल है वो पूरा कर सके, इसकी पॉसिबिलिटी हो। दिस इज़ द आइडिया ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर। तो ये हिंदुत्व को अपने सोशल वर्ल्ड व्यू के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अम्बेडकराइट प्रिंसिपल्स ब्रॉडली डिफाइंड, उसका थोड़ा मतलब अनुसंधान करना चाहिए। और अम्बेडकराइट प्रिंसिपल्स के अंदर जो आई थिंक देयर आर मैनी इमर्जिंग वॉइसेस अम्बेडकराइट कम्युनिटीज़ या फिर दलित कम्युनिटीज़ के अंदर भी, who want to get free of this adversarial relation with wider society. This confident Dalit identity, it cannot be built on this adversarial relation with all of मतलब हिंदू सोसाइटी। उसके लिए कुछ तो मतलब आगे एक लीप ऑफ लेनी पड़ेगी, लीप ऑफ क्या बोलते हैं, कंसेप्ट लेनी पड़ेगी। ये कंसेप्ट कहाँ से आएंगे, ये मतलब जो एक इवोल्यूशन ऑफ हिंदुत्व है उससे आ सकते हैं। तो मतलब आप कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हो कि हिंदुत्व को अगर अप्रोच करना है दलित समाज को, तो वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के माध्यम से कम सोसाइटी के माध्यम से सोशल लेवल पे ज़्यादा करना होगा टू सक्सीड। यस, क्योंकि पॉलिटिक्स क्या करेगी, पॉलिटिक्स एट बेस्ट क्या कर सकती है, पॉलिटिक्स उनको अकोमोडेट कर सकती है एज दलित्स। सोसाइटी क्या कर सकती है, सोसाइटी कैन गिव देम ए न्यू मीनिंग। आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट अबाउट दलित्स, आई एम टॉकिंग इन ए ब्रॉडर हिंदू सेंस ऑल्सो, कि सोसाइटी कैन गिव देम ए प्रोजेक्ट टू कमिट देमसेल्व्स टू, जो देश के लिए अच्छा है, रिलीजियस कम्युनिटी के लिए अच्छा है, इंडिविजुअल लेवल पे अच्छा है।
तो सोसाइटी इज़ एक्चुअली ए बिगर प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ दीज आइडियाज़, नॉट जस्ट पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में ये आइडियाज़ आने चाहिए, बट पहले उसके लिए सोसाइटी के लेवल पे कन्वर्सेशन होनी पड़ेगी। और इसका अगेन वी कम टू द सेम क्वेश्चन, एक अम्बेडकर से कुछ होता नहीं है। अम्बेडकराइट ट्रेडिशन अगर है तो उसमें और अम्बेडकर आने पड़ेंगे, उसमें और लोग आने पड़ेंगे जिनको अपने अब के समय के हिसाब से अम्बेडकराइट प्रोजेक्ट जो है या फिर जो लार्जर प्रोजेक्ट है जिसका अम्बेडकर एक पार्ट थे, उसको रीडिफाइन करना पड़ेगा, नए गोल्स तलाशने पड़ेंगे, नए आइडियाज़ लाने पड़ेंगे। सेम इज़ ट्रू फॉर सावरकर। ऐसा नहीं हो सकता कि सावरकर एक बार बोल के चले गए तो हो गया। बोथ ऑफ दीज पीपल आर बेस्ट थॉट ऑफ एज पार्ट ऑफ ट्रेडिशंस जिनको भी और एक्सटेंड करना है। तो अभी एक नहीं, मेरे ख्याल से कम 10 अम्बेडकर चाहिए, 10 सावरकर चाहिए, ऐसा सोचना पड़ेगा। इसको वही है कि इन दोनों की पूजा करने की जगह है, जो आइडिया होता है ना कि आदमी की पूजा करना, उसके विचारों की पूजा करना नहीं, उन विचारों के साथ मतलब एंगेज करना। हाँ, नॉट द आइडिया ऑफ वर्शिप बट फेलोशिप। ऐसा सोचना चाहिए कि यहाँ पे बैठे हुए हैं और सावरकर और अम्बेडकर, उनसे बराबर की बात चल रही है। और एक्चुअली अम्बेडकर और सावरकर के काम के बारे में ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसे मतलब खाली बैठे हुए हैं। पिछले 70 साल में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो उन्होंने की थी, उनका हम सक्सेस भी देखते हैं और फेलियर भी देखते हैं। तो अम्बेडकराइट आइडिया ऑफ नवियान बुद्धिज़्म आई वुड से कि जो उनके गोल्स थे उसके हिसाब से फेलियर है, क्योंकि नवियान बुद्धिस्ट जो हैं उनकी कास्ट आइडेंटिटी जो है वो एनाइलेट तो नहीं हुई है, उनकी कास्ट आइडेंटिटी जीवित है। तो अगर हम उन दोनों के आइडियाज़ को लेके चलते हैं एकदम टेलियोलॉजिकल सेंस में, एकदम एंड गोल के रूप में, तो हमें और इनोवेशन करनी पड़ेगी। सिर्फ उनके आइडिया से उनकी विजन जो है नहीं पूरी की जा सकती। ठीक है, हमने अब ये तो बात कर ली कि क्या इनके जो डिफरेंसेस हैं, समानताएं क्या हैं। अगर सावरकर और अम्बेडकर को एक क्रिएटिव कंटेक्स्ट में जक्सटापोज किया जाए और पैरेलली पढ़ा जाए, पैरेलली समझने का प्रयास किया जाए, तो आइडियाज़ के लेवल पे बहुत सारी चीज़ें मतलब इंडिया को लेके उनकी साथ में मतलब उभरती हैं। उनमें एक तो बहुत ही नई चीज़ और एक बहुत ही ड्रामेटिक चीज़ ये है, इन दोनों के हिसाब से इंडिया की जो सिविलाइजेशनल हिस्ट्री है उसका एक फ़ेज़ ख़त्म हो चुका है। तो मॉडर्निटी जो है इंडिया में जब आती है तो मॉडर्निटी डिमांड्स एक पूरा नया फ़ेज़ इंडियन सिविलाइजेशन में। एक न्यू फेज़ हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एंड नीड्स टू बी वर्कड अपॉन। तो हम पुरानी सारी चीज़ें लेके अपने आप आराम से नहीं बैठ सकते हैं कि हमारा ये सब हो चुका है, हमने ये अकम्प्लिश कर लिया है। नो, वी नीड टू क्रिएट ए न्यू फेज़ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन which leads to prosperity, national strength and a very fraternal idea of society। ये हमारी जो है आगे का फ्यूचर का वो होना चाहिए गोल। ये इन दोनों से निकलता है कि वी कांट रेस्ट ऑन पास्ट अचीवमेंट। ये थोड़ा सा खोल के बताना पड़ेगा कि कुछ एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा, कि नहीं तो समझ में नहीं आएगा बहुत लोगों को, क्योंकि ये ट्विटर वाली लैंग्वेज है। इसमें जैसे सावरकर का कंटेक्स्ट लेते हैं, सावरकर ने ऐसा नहीं बोला कि हिंदू धर्म के बारे में या हिंदू नेशन के बारे में कि जो पहले सारी बातें हो चुकी हैं दैट इज़ इनफ। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि उन्होंने कोट कर दिए हिस्ट्री के कुछ एग्जांपल्स और बोल दिया कि दिस इज़ हिंदू नेशन। नो, सावरकर केम टू द सीन, सावरकर वॉज अ लाइव प्लेयर, ही केम टू द सीन और उन्होंने बोला कि दिस इज़ द आइडिया ऑफ हिंदू नेशनहुड। अब जो नया डेमोक्रेसी आ रहा है, जो नया नेशन आ रहा है, उसको ऐसे बनाया जाए। तो उन्होंने ट्रीट किया पास्ट को एज रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल मतलब था, काफ़ी मतलब चीज़ें हो गई हैं, बट ऑल ऑफ दिस इज़ लीडिंग टू समथिंग एंड नाउ आई गिव एक सोल्यूशन। ये किया। सिमिलरली अम्बेडकर ने ऐसा नहीं कहा कि बुद्ध सारे आंसर दे चुके हैं और वही है और दोबारा से धम्मपद पढ़ लो हो जाएगा, ऐसा नहीं। उन्होंने बुद्धिज़्म की सारी टीचिंग को खुद डेमोक्रेटिक कंटेक्स्ट में इंटरप्रेट किया, बुद्ध की पूरी टीचिंग को अपने हिसाब से समझाया कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। एक और चीज़ उनसे निकल के आती है कि इन दोनों के ऊपर सिर्फ इंडिया का प्रभाव नहीं था। इन्होंने अपने समय में जो भी यूनिवर्सल नॉलेज उपलब्ध थी, जो भी यूनिवर्सल फ़िलासफ़ी उपलब्ध थी, उसके मतलब अच्छे से उसके ऊपर उसका संधान किया और उससे जो भी कोई अच्छा ग्रहण किया जा सकता था वो इंडिया के हिसाब से अप्लाई किया। तो ऐसा भी नहीं कि हम लोग पास्ट से सीधा ले सकते हैं और ऐसा भी नहीं कि हम वेस्ट से या ईस्ट से सीधा ले सकते हैं। हमें इंडिया के हिसाब से सोचना पड़ेगा।
आइडियाज़ हम बाहर से ला सकते हैं, खुद के भी नए आइडियाज़ बनाने होंगे, बट बहुत सारे काम की ज़रूरत है। जैसा कि सावरकर ने नेशनलिज़म को एक हिंदू कंटेक्स्ट में, द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी को हिंदू कंटेक्स्ट में इंटरप्रेट किया है। उसको इंटरप्रिटेशन नहीं बोल सकते, इट्स ए क्रिएशन। ऐसा ही अंबेडकर ने डेमोक्रेसी को, इक्वालिटी को, लिबर्टी को, इन सब चीज़ों को बुद्धिस्ट कंटेक्स्ट में, इंडियन कंटेक्स्ट में अगेन मतलब इट्स सिर्फ इंटरप्रेट नहीं किया बट कुछ नया बनाया। तो इन दैट सेंस इंडियन सिविलाइजेशन नाउ बिकम्स, इन दोनों के हिसाब से भी, एक प्रोजेक्ट जिस पे बहुत सारा काम किया जाना बाकी है। तो वही मैं बोल रहा था कि एक ट्रेडिशन है जिसके ये खाली इनोग्रेटर थे, वो ट्रेडिशन फिनिश नहीं होती है। ये एक बहुत बड़ी नई चीज़ निकल के सामने आती है अगर हम इन दोनों को समझें तो। इसके अलावा दी आइडिया कि एक आगे फर्म गोल होना चाहिए, जैसा कि पहले फ्रीडम था तो आगे हो सकता है वो डेवलपमेंट, विकास जो है वैसा गोल हो जाए। तो उसमें नॉन एडवर्सरियली डिफरेंसेस को क्रिएटिव बना के काम करना होगा, नॉन एडवर्सरियल तरीके से सीधा काम करने की ज़रूरत है। एक और बात यह है कि जो नई थिंकिंग है, जो नई इनोवेटिव थिंकिंग है, हमेशा वो अपने प्रेजेंट को एड्रेस करके नहीं आ सकती, आपको फ्यूचर का भी सोचना पड़ेगा। फ्यूचर सेंट्रिक थिंकिंग ये भी इम्पॉर्टेंट है। दोनों मॉडर्निटी के पक्षधर थे। मॉडर्निटी को ब्रॉडली दोनों ने इंटरप्रेट किया, इंडिया के हिसाब से इंटरप्रेट किया। दोनों के लिए मॉडर्निटी का मतलब लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब प्रिंसिपल्स तो थे ही। इसके अलावा एक स्ट्रॉन्ग नेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सोसाइटी, प्रॉस्परस सोसाइटी, और साइंस और टेक्नोलॉजी की वैल्यूज़, ये सब दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट था। तो इन सब चीज़ों को भी, सारी वैल्यूज़ जो हैं इंडियन सिविलाइजेशन के आउटलाइन में, इंटरप्रिटेशन और डेवलपमेंट, ये सावरकराइट और अम्बेडकराइट अंडरस्टैंडिंग जो है उससे उभर के सामने आती है। ठीक है, हमने काफ़ी डिस्कशन कर लिया दोनों के पॉजिटिव्स, जो दोनों की सिमिलरिटीज़ थी, दोनों के डिफरेंसेस क्या थे, दोनों की अपनी अपनी महत्व क्या है और क्या हमको उनसे सीखना चाहिए। इन दोनों को पढ़ने के बाद जब आप दोनों को पढ़ते हो, समन्वय उनका करते हो, तो भारत के बारे में या समाज के बारे में या भारत सिविलाइजेशन के बारे में और एज अ प्रोजेक्ट जो फ्यूचर में हमारा एक गोल होना चाहिए, उसके बारे में हमको क्या समझ मिलती है? आई थिंक सबसे बड़ी समझ ये मिलती है कि इंडिया का जो परफेक्शन है या ग्रेटनेस है, इट इज़ इन फ्यूचर, नॉट इन पास्ट, एंड all of society has to be in active mode to give itself to that project. And अभी इंडिया में देखिए सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है यही है, इंडिया की दुनिया में सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, एंड इंडिया में जो यूथ पॉपुलेशन है वो नॉट जस्ट कि दुनिया में सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन है, बट इट इज़ ऑल्सो द बिगेस्ट यूथ पॉपुलेशन इन हिस्ट्री। ये वो लोग हैं जो अपनी पूरा जीवन आगे जिनको समर्पित करना है किसी आइडिया को। तो मुझे सबसे बड़ा पोटेंशियल दिखता है सावरकर और अम्बेडकर के आइडियाज़ में, इफ़ वी लाइक सिंथेसाइज एंड क्रिएट समथिंग न्यू आउट ऑफ देम। सबसे बड़ा पोटेंशियल ये है कि ये आइडिया ऑफ इंडिया एज ए प्रोजेक्ट, एज ए वर्थ वाइल प्रोजेक्ट, जिसको भारत की जो एम्बिशियस, एस्पिरेशनल, इतनी बड़ी जो मतलब पॉपुलेशन है, जिसका गोल सिर्फ पर्सनल उन्नति नहीं है, जिनका गोल नेशनल प्रोग्रेस भी है एंड ह्यूमन प्रोग्रेस भी है, तो वो ऐसे किस वर्थवाइल प्रोजेक्ट को डेडिकेट करें अपने आप को, जिसमें उनकी पर्सनल प्रोग्रेस, नेशनल प्रोग्रेस, ये सारी साथ में काम करें, और जिनका मतलब आइडिया ऑफ परफेक्शन इज़ नॉट जस्ट देम बीइंग पर्सनली रिच, बट ऑल्सो कि सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हो, कल्चरल ट्रांसफॉर्म हो, पॉलिटी ट्रांसफॉर्म हो हमारी, everything works in great national interest and society is also fraternal. तो एक idea of India जो हमें चाहिए, to which such a aspirational and ambitious population can dedicate themselves to, ये worthwhile idea इन दोनों के ऊपर संधान से और आगे जो डेवलपमेंट है उससे आ सकता है। तो फाइनली लास्ट में क्या मैसेज आप देना चाहेंगे जो देश के युवा हैं, जो आपकी इस बात से जो पहली बार सुन रहे हैं और जो इंस्पायर हों, तो वो उनको किस तरीके से सोचना चाहिए? मतलब आपने कहा कि इंडिया प्रोजेक्ट पे हमको काम करना है, हमको इन दो महानुभाव जो हैं, युग पुरुष जो हैं, उनके आइडियल्स को लेना है, उनसे इंस्पायर होना है, उनका समन्वय करना है और भारत कैसे बनना चाहिए उसके दिशा में सोचना चाहिए। लेकिन एज अ कंक्रीट स्टेप्स
उनको क्या किस एरियाज़ का एक थोड़ा सा मतलब अपना भी वर्ल्ड व्यू जो है वो थोड़ा एक बार दिखाएंगे तो शायद उनको ज़्यादा समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या कोर प्रिंसिपल्स हैं जिन पे काम करने की ज़रूरत है, कौन कौन से वर्टिकल्स हैं, क्योंकि पॉलिटिकल एक प्रोजेक्ट है लेकिन सोशल प्रोजेक्ट भी है ना, और कल्चरल प्रोजेक्ट भी है, तो वहाँ पे क्या क्या करने की ज़रूरत है, क्या क्या संभावनाएं हैं। इसमें एक चीज़ तो मैं पहले बोलना चाहूँगा कि इफ़ एनीबडी स्टैंड्स फॉर ए स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट सोवरीन इंडिया, they are already Savarkarite in essence. And if they stand for a conscientious, thoughtful society, they are already Ambedkarite in essence. इन दोनों के ये दोनों जो महापुरुष थे, इनके विचारों को समझने के बाद उसको प्रैक्टिकल तरीके से भी सोचा जा सकता है आज के संदर्भ में जो एक प्रोजेक्ट है इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन का, ये एक सावरकराइट अम्बेडकराइट प्रोजेक्ट है, क्योंकि वो दोनों लोग आइडियलिस्ट या फिर खाली किताब लिखने वाले लोग नहीं थे. दे ऑल्सो हैड ए कंक्रीट मटेरियल विजन फॉर इंडिया. इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन एक सावरकराइट अम्बेडकराइट प्रोजेक्ट है. इंडियन अर्बैनिटी, दैट इंडियन सिटीज़ शुड बी फुल ऑफ लाइफ. इंडियन सिटीज़ शुड बी फुल ऑफ मटेरियली रिच, सोशली रिच एंड इमोशनली रिच लाइफ. दिस इज़ ऑल्सो एक सावरकराइट अम्बेडकराइट प्रोजेक्ट, बिकॉज बोथ ऑफ दीज थिंकर्स thought of Indian cities as the beacon of like progress for Indian society. इसके अलावा anybody who is thinking about who is dedicated to Indian culture, society or broadly defined any aspect of civilization, जिसमें भी कोई भी जिसमें forward looking काम कर रहा है, I think he is somehow somewhere in essence already working as part of their visions. इंडिया में एक चीज़ अगर हम समझ सकें तो एसेंस में तो ये समझने वाली होगी कि इंडिया में जो हमें फ्रंटियर आइडियोलॉजी चाहिए, एडवांसिंग की फ्यूचरिस्टिक आइडियोलॉजी चाहिए, तो दैट इज़ कंबाइंड. इट्स नॉट जस्ट इंडियन इकोनॉमी दैट नीड्स प्रोग्रेस. इंडियन कल्चर, सोसाइटी, इकोनॉमिक्स, ऑल ऑफ दीज आर themselves the areas of innovation, और इन सब में इनोवेशन ट्रांसफॉर्मेशन अनलॉक करने की ज़रूरत है. एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू डू दैट और ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, दैन यू आर इन एसेंस ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट. तो इंडिया की सोसाइटी के बारे में, इंडिया की पॉलिटी के बारे में, इफ़ एनीबडी थिंक्स ऑफ देम एज कि हिडन पोटेंशियल है, ट्रांसफॉर्म होना है, तो दैट इज़ बेसिकली हाउ दे कैन बी पार्ट ऑफ, ब्रॉडली स्पीकिंग, दिस प्रोजेक्ट. तो कोई स्टार्टअप बिल्डर है जो इंडस्ट्री डाल रहा है, कोई धंधा कर रहा है जो बहुत बड़े इनोवेशन, बेशक बड़ी ना हो लेकिन कंट्रीब्यूट कर रहा है मटेरियल प्रोग्रेस में सोसाइटी के, या कोई ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है जो शहरों में पोल्यूशन कैसे ख़त्म हो, ट्रैफिक कैसे ख़त्म हो, जो आपने बोला ना लाइफ को कैसे इमोशनली अपलिफ्टिंग होना चाहिए, बिकॉज जो ये चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं ये इमोशनली ड्रेनिंग लाइफ जो क्रिएट करती हैं अर्बन सोसाइटी में. मटेरियली रिच हमारे जो शहर हैं वो शहर नहीं है, वो एक्चुअली में गांव ही है. तो उनको शहर कैसे बनाना है, इमोशनली रिच बोला आपने, सोशली रिच, कल्चरली रिच, तो ये सारे एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो राइप हैं फॉर सो मच वर्क, जहाँ पे काम करने की ज़रूरत है. Ultimately, all of these are aspects of nation building only, क्योंकि nation is not just a mechanical constitutional aspect. Nation broadly defined is everything. It contains every single thing. And any progress towards that equality, fraternity, जो बात होती है, जो भी फॉल्ट लाइंस हैं, सोशल फॉल्ट लाइंस हैं, उनको जो ख़त्म करने के लिए जो भी काम कर रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है. बिल्कुल. So this is all about great intuitions. So keep the great intuitions in mind. Develop nationalism. All of these are core criteria of Savarkar Ambedkar thought. भाई प्रियांक भाई, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत नया मटेरियल है जो लोगों को सोचने पे मजबूर करेगा. ये बहुत नया संवाद है जो मुझे नहीं लगता कि इन महापुरुषों के बारे में बताया गया है. बहुत सारी बातें होती हैं जो नेगेटिव होती हैं, जो क्रिएटिव उनसे कुछ निकलता नहीं है, वो पास्ट में है. बट यहाँ से आई होप कि जो लोग देख रहे हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. आपने इतना अच्छे से समझाया सारी चीज़ों को, बहुत बहुत धन्यवाद. ये पहला संवाद है. आई एम श्योर कि हम आगे भी बहुत काम करेंगे इस पे, और इस तरीके के संवाद हम करते रहेंगे. थैंक यू सो मच. Thank you.